सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम, प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा, इज़ माई वॉइस इज़ क्लियर टू यू और आल्सो माई स्क्रीन इज़ विजिबल? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। दैट्स ग्रेट। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आई कुड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और फिर हम करेंगे अपना वेबिनार स्टार्ट। सो आई कुड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आई कुड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। हमारा मिशन क्या है? आई कोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड हैं स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन और वेबिनार्स की शक्ल में। हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? सो बेसिकली आई कोड ग्रुप पे दिन में 22 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं। एक वीकली वर्कशॉप जो है अरेंज करवाई जाती है स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल सेशंस जो है आई कोड ग्रुप पे इस वक्त रन किए जा रहे हैं नॉन टेक्निकल नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए। मल्टीपल आर्ट्स, फ्री आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज रन किए जा रहे हैं जिसमें डोलिंगो भी शामिल है, ताकि हम 2025 की स्कॉलरशिप्स को हंट कर सकें। डीएसए लीड कोड के सेशंस आई कोड पर कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज को टारगेट कर सकें और उनके प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकें। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और डीप लर्निंग जैसे एडवांस कोर्सेज भी आई कोड पे रन किए जाते हैं। इनकेस अगर हमारी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो हम उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, जो वीडियो है, वो हम आई कोड गुरु के ऑफिशियल फेसबुक पेज से वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं आई कोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। इसके अलावा आई कोड ग्रुप हेल्प करता है स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आई कोड ग्रुप हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब को सिक्योर करने में, क्योंकि जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं उनसे स्टूडेंट्स का जो रिज्यूमे और सीवी होता है वो आउटशाइन करता है, जिससे इनके जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हम सब ने ही नाम सुना है। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है हार्वर्ड CS50 पजल डे, जो कि बड़ा ही प्रोडिजियस इवेंट है जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और 2024 में पाकिस्तान ने की 60 टीम्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और इसे विन किया और सक्सेसफुली 9 पजल जो है वो सॉल्व किए, जिसमें से 38 टीम्स जो थी वो आईकोड ग्रुप की थी। अनदर पॉपुलर इवेंट कोड इन प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है। और 2024 में आई कोड गुरु से 72 मेंटर्स और सेक्शन लीडर्स जो हैं इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए, विच इज़ द बिग वन ऑफ द बिग अचीवमेंट। और 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु की तरफ से पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जैम में 2023 में। और 3 इंटर्न्स जो हैं इतिहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए गए अबू धाबी, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। बात करते हैं फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूएसए, जिसमें आई कुड गुरु के स्टूडेंट्स ने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फुली फंडेड सिक्योर हैं, जिनमें शामिल है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूनिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने 18 यूनिवर्सिटीज़ में यूएस की स्कॉलरशिप सिक्योर की, जिनका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 to 3.8, आर्ट्स रेंज 6.5 to 7.5, GRE पब्लिकेशन कुछ भी नहीं था, स्टडी गैप 1 से 15 साल का था, और 100% फ़ी वेवी उन्हें रिसीव हुआ फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 to $3000 पर मंथ, और कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। रजिस्ट्रेशन के लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं फॉर दिस लिंक, एंड आई कोड के जो FB पेज है ऑफिशियल, उसको भी विजिट कर सकते हैं। आज का जो वेबिनार है उसका टाइटल है फ्रॉम फैसलाबाद टू द यूएसए, अ जर्नी टू अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर अहमद जज्जा हैं, और सर अहमद अपना जो जर्नी है वो शेयर करेंगे, साथ में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सो जॉइन मी टू वेलकमिंग सर अहमद जज्जा। सो सर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्टली मैम उस्मान, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। तो चले, लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
जी बताइएगा, मेरी जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही है? जी सर बिल्कुल। ओके ठीक है। सो चले हम स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल है इस वेबिनार का वो है फ्रॉम फैसलाबाद टू यूएसए, और जर्नी टू अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ठीक है। So, firstly, who am I? I'm Ahmed Jaja. So, I'm also a software engineer and trainer. So, during past 2 years, I have taught like 1,000 plus students in different skills, in different programming languages, skills like web and mobile application development, AI, and data science. So I also worked at some local companies in फैसलाबाद। इसके अलावा जो है करंटली एक ब्राज़ीलियन स्टार्टअप है इको फैक्टर, उसमें मैं को फाउंडर और डेवलपमेंट लीड हूँ। तो वहाँ पे मैं एज अ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ जून 2024 में। तो जो मेरी सीजीपीए है वो है 3.35 आउट ऑफ 4। तो और स्प्रिंग 2025 में मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ पीएचडी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट फ्यू मोर थिंग्स अबाउट मी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसमें मैंने आइल्स दी है 6 और मेरे जो बैंड्स आए हैं। फिर उसके अलावा मैंने डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दिया है 125 आउट ऑफ 160। ठीक है। अब अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं, उनमें ये है कि 5+ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स ज्वाइन किए हैं। ठीक है। और कुछ कोडिंग कंपटीशन को भी ज्वाइन किया है। इसके अलावा लीड 300+ लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो जो टाइपिंग स्पीड है वो अराउंड 100 वर्ड पर मिनट है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस, तो ये स्टैनफोर्ड की तरफ से एक इवेंट होता है, काइंड ऑफ एक कोर्स होता है जिसमें अराउंड द ग्लोब जो है ना डिफरेंट प्रोग्रामर्स जाते हैं और वो टीच करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को। तो पाकिस्तान से आई थिंक 72 सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें मैं भी एक था लकीली। तो ये कोई आई थिंक 2-3 माह का कोर्स था, तो उसमें हमने पढ़ाया था इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम ऑफ कोर्स फुली फंडेड की बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स की यूएस के अंदर, तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं आपको 3। तो अब मैंने कुछ यूएसए से सबमिट किए थे, एक ब्राज़ील से था, तो एक पाकिस्तान से। तो इसके अलावा एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो अभी तक ये जो 2 स्लाइड्स में मैंने चीज़ें बताई है ना, दिस इज माई प्रोफाइल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई गॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे जो है ना मैं जर्नी आपको स्टार्ट से बताऊंगा कि हाउ आई बिल्ड माई सेल्फ। अच्छा सर, जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी डिसएग्री करना चाहे किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो फील फ्री टू डिसएग्री। ठीक है। और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, हाउ अल्लाह क्लियर्ड माई पाथ। तो इनिशियली शुरू दिन से ही मैं मेहनत करने वाला था और मेहनत करता रहा हूँ, लेकिन ऑन दी वे चीज़ें जो है ना मेरे लिए क्लियर होती रही हैं। तो बात यह है कि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते जाते हैं, तो फिर अल्लाह पाक ना रास्ते खोलता जाता है बंदे के लिए। तो हमने सोचा भी नहीं होता इतने इतने अच्छे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊंगा, किन किन फेजेस से गुजर के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सही है। तो फिर आप लोगों को ना आइडिया होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, ग्रोथ बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग लाइफ को रियलिटी। अच्छा, ये बहुत ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम जनरली जब यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं तो इनिशियली जो है ना, अच्छा मैं ना जो कुछ जितने भी क्वेश्चंस है ना वो एंड पे लूंगा। ठीक है। तो पहले मैं अपनी स्लाइड्स कवर करूँ। ठीक है। जो अपनी जर्नी है वो मैं बताता हूँ, उसके बाद सबके क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये थर्ड पॉइंट, ग्रोथ बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग लाइफ को रियलिटी। अच्छा, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जनरली क्या होता है कि जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं ना, तो इनिशियली जो हम स्टूडेंट होते हैं इमेच्योर होते हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें समझ आती है चीज़ों की, फिर हमें लाइफ की समझ आती है, तो फिर उसके बाद हम लाइफ को ना सीरियस लेते हैं। तो फिर हमारी जो ग्रोथ वो शुरू होती है। सही है। तो और एक और पॉइंट ऐड किया है, यू ओनली नीड वन रीजन टू वर्क, बट आई हैव मल्टीपल, सो दैट्स व्हाई यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय प्रोफाइल।
अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा मैट्रिक से। ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल से अपना मैट्रिक किया है। तो उन दिनों में ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। बस ये थे कि रेगुलर थे स्कूल के अंदर। तो उसमें फिर मेरे 880 नंबर आए 1100 में से। तो ये ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, लेकिन ठीक थे। फिर उसके बाद 10th क्लास में मैंने बायो पढ़ी थी। सही है। तो उसमें फिर ये हुआ था कि मेरे मार्क्स थोड़े से ना कम आए थे, तो मेरे आए थे 93 आउट ऑफ 150। तो फिर मैंने सोचा कि अहमद अब ये बायो वाली साइड पे तो नहीं जाना। हमारी फैमिली में मोस्टली जो है ना वो उनका रुझान था एमबीबीएस वाली साइड के ऊपर ना। तो वो मोस्टली यही कंसीडर किया जाता था कि अगर आप जो है ना डॉक्टर वाली फील्ड के अंदर जाएंगे ना तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। तो अब मेरा बायो में तो मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो फिर जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ, सारे यही कह रहे थे कि अहमद आप जो है ना कोई बात नहीं, आप एफएससी करो, प्री मेडिकल। तो फिर मैंने कहा मैंने नहीं ये करनी। तो फिर मैंने वहाँ पे स्टैंड लिया। तो फिर मैंने जो है ना आईसीएस किया, इंटरमीडिएट स्टडीज। तो अच्छा, ये भी एक मैंने गिफ्ट कॉलेज से मतलब किया है। तो उसमें लकीली क्या होता था कि 6 सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, और उनमें एक टीचर जो मुझे ना काम के मिले थे वो थे इसहाक सहराई। तो वो कंप्यूटर साइंस के टीचर थे। तो जनरली मैं यूनिवर्सिटी की मतलब कॉलेज की क्लासेस देने प्रेफर नहीं करता था। बस बट ये जो मेरे टीचर थे ना, तो इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो ये बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास लेने में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाया करता था। तो फिर उनसे मैंने ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना बेसिक सीखे 2019 के अंदर। तो वो मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर ना बहुत अच्छी एक बेस बनी, जिसकी बेस के ऊपर फिर जो है ना आगे वाले प्रोग्रामिंग टेक के अंदर जो जर्नी थी वो आसान हो गई। तो जो मेरे मार्क्स से कंप्यूटर साइंस में वो 198 आउट ऑफ 200 थे इंटरमीडिएट में। तो इसकी बेसिस के ऊपर फिर मैंने सोचा कि मैं अपना जो करियर है ना इसी के अंदर बनाऊंगा। तो मेरे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो 909 आउट ऑफ 1100 थे। मतलब कोई ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज था। अच्छा, तो जब मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि यार अहमद, मैं इधर कोई नज़दीक जो है ना सिटी है ना, वहाँ पे ना किसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा बीएससी के लिए। मतलब एक बीएससी होती है, एक एमएससी होती है, ये 2-2 साल के प्रोग्राम्स होते हैं। तो जनरली लोग वहाँ पे यही करते थे, और बहुत कम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे। तो लकीली फिर मेरे एक कज़न थे, तो उन्होंने भी बाहर से पढ़े हुए थे, आई थिंक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए थे। तो वो मुझे बड़ा इनकरेज करते थे कि अहमद यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी। तो मैं सोचता था, मैंने क्या इतने मतलब नई सिटी में जाके कैसे सर्वाइव करूंगा, मतलब घर से बाहर तो मैं कभी निकला नहीं ना। तो फिर खैर मेरे एक अंकल भी थे, स्कूल टीचर थे। तो उन्हें भी पता था कि यहाँ पे ना करियर नहीं बनेगा, तो अहमद तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो खैर फिर उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। तो इस वजह से फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 2020 में ना एडमिशन लिया। अच्छा, तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ना, तो जब मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ना ओरिएंटेशन वाले दिन मैं जब यूनिवर्सिटी में आया ना, तो मेरा एक क्लास फेलो था। तो मैं उससे मिला, और उसके साथ ही ना उसका भाई बैठा हुआ था। तो अब वो भी बिल्कुल ना यंग था। अब मैंने अपने वो क्लास फेलो से पूछा कि ये हमारा क्लास फेलो है? तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा भाई है। इसने 2019 के अंदर जो है ना वो ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। इससे मैं बीएससीएस किया है। तो मैं ना एक माइंड में ना क्यूरियोसिटी आई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहा है आपका भाई? फिर उसने कहा कि मेरा भाई ए इंजीनियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अर्न भी कर रहा है, और काफ़ी जो है ना अच्छी जगह पे भी है। तो अब हम ओरिएंटेशन के लिए चले गए। तो जब उसके बाद फिर मैं वापस आया, तो फिर मैं उस मतलब फिजान अमीन से मिला। उनका नाम फिजान अमीन है, आप लिंक्डइन के ऊपर सर्च करें आपको मिल जाएगी उनकी आईडी। तो उनसे फिर मेरी ना 5 मिनट की मुलाकात हुई। तो फिर मैंने कहा कि मैंने भी ए इंजीनियर बनना है, तो आप मुझे बताएं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप पाइथन सीखो, मतलब खैर थोड़ी बहुत चीज़ें बताई। उन चीज़ों से ज़्यादा मुझे एक मोटिवेशन मिली कि हाँ, ये जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है ना, इसमें आपका करियर अच्छा बन सकता है। क्योंकि जनरली मेरे माइंड में था कि जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, उनका करियर अच्छा होता है पाकिस्तान के अंदर, कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं होता। तो फिर मुझे ना एक वो पाथ मिल गया, कि एक एग्जांपल मिल गई कि हाँ, अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे प्रूव करना था कि कंप्यूटर साइंस फील्ड चूज करके मैंने कोई गलती नहीं की। तो खैर उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। और कोविड था, ओरिएंटेशन के बाद घर चले गए, क्लासेस ऑनलाइन थी। तो उस वक्त मैंने पहले दिन ही ना
C++ प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। तो उसमें फिर मैंने 15-20 दिन के अंदर उसके बेसिक्स पढ़े, ओप भी पढ़ी। तो ऐसे करके जो है ना वो था। लेकिन उन दिनों में ना मेरे पास लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप लेना था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उन दिनों में कोविड चल रहा था। इतनी ज़्यादा जो शॉप्स वगैरह खुली नहीं होती थी, तो हमें वो मतलब फैसलाबाद से लेना था, तो वो ये वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो वो फिर नहीं हुआ। तो फिर मैं एक मोबाइल के ऊपर C++ की ना एक कोडिंग की ऐप होती है, तो मैं अपना कोड रजिस्टर के ऊपर करके उसके ऊपर चला के देखता होता था कि ये सही चल रहा है। तो ऐसे ना फिर वो मेरा जो फर्स्ट ईयर था ना वो ऐसे गुजरा था, मैं काफ़ी प्रोग्राम करता था। तो फिर मैं यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करता था कि कैसे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। तो फिर मैं मुझे ना वो फैंग का पता चला। फिर वहां से पता चला कि ये डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये चीज़ें होती हैं। फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर मैंने पहले साल एआई को काफ़ी एक्सप्लोर किया, एआई क्या है, डाटा साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह करके ना मेरा पहला सेमेस्टर गुजरा। अब दूसरा जो है ना उसका एंड होने वाला था। मुझे याद है कि अभी भी कोविड चल रहा था, लेकिन मुझे ना अपने विलेज से यूनिवर्सिटी में जाना था किसी काम के लिए, एक दिन के लिए। तो उससे पहले ना मैंने किसी जगह पे किसी द्वार पे लिखा हुआ था कि कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना जरूरी है। तो ये कोड मेरे माइंड में आई। तो फिर मैंने सोचा कि अहमद अगर जा रहा है ना तो तुम्हें वापस नहीं आना। मतलब फैसलाबाद में रहेगा, वहां से लोगों से सीखेगा, वहां पे कंपनीज होंगी मतलब टेक की ना, तो वहां से सारी चीजें होंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अब्बू को बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो अब मैं मतलब वापस नहीं आऊँगा फौरन। तो फिर मैं वहां पे चला गया। अब पहली दफा जा रहा था। तो फिर एक मेरे मतलब फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो उनके उनसे कांटेक्ट किया, तो फिर उनके फ्लैट में मैं रहा। तो फिर ऐसा करके गया। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो फिर अगले दिन ही मैंने बाइक लेके वो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस है ना फैसलाबाद में, सारे विजिट किए। तो वो कोई वेब के ऊपर काम कर रहा था, कोई मोबाइल के ऊपर। तो वो मतलब कोई फैंग का नाम ही ले रहा था। तो फिर मैंने इस तरह अपनी वेब डेवलपमेंट जो है ना वो सीखना शुरू की थोड़ी थोड़ी। तो फिर हमारा सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ। फिर बीच में एक समर ब्रेक आई। तब भी मैं फैसलाबाद में था। तो मुझे याद है कि मैं पूरी रात बैठ के जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता होता था। तो इस तरह करके मेरा पहला साल कंप्लीट हुआ। तो फिर आता है सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में SMIT में कोर्सेज ओपन थे। तो मेरे ना जिस फ्लैट में मैं रह रहा था, तो वहीं पे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि अहमद एडमिशन ओपन है, आप पता करो। तो मैं ऑफिस में गया, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन रहते हैं अभी। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया। तो खैर मेरा वहाँ पे ना एडमिशन हो गया। ये आई थिंक बात है सितंबर 2021 की। तो फिर जब मैंने वो ज्वाइन किया, तो उसमें ना मुझे एक बड़ा अच्छा बात मिला कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में बनते कैसे हैं। वो टीचर्स बड़े अच्छे थे ना। तो और प्रोग्रामिंग मुझे पहले आती थी, और क्यूरियस में पहले ही था। तो फिर वो ना बड़ा जो है ना मज़ा आने लगा, चीज़ें समझ आने लगी। तो कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो फिर वहां से ना ऑब्वियसली बात है कि फैंग की कोई बात नहीं कर रहा था उस वक्त। तो वो सारे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे। तो फिर मेरा माइंड बना कि हाँ यार चलो इस तरफ जा रहे हैं, फैंग की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। तो वो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो फिर ये था कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है। मतलब स्किल सीखेंगे, मतलब मे बी फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स लें या जैसे भी लें। तो फिलहाल ये था कि पहले स्किल सीखनी है। तो उन दिनों में यूनिवर्सिटी की क्लासेस 5 दिन होती थी। वीकेंड पे SMIT की क्लासेस होती थी। तो मुझे याद है कि वो पूरा एक साल जो है ना वो मैं घर नहीं गया। तो मतलब बड़े पैशन के साथ वो क्लासेस लेता था। तो एक उसके बाद जब मेरा फोर्थ सेमेस्टर था ना, तो उसमें थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। तो उसमें फिर मेरा कोडिंग से ना थोड़ा सा फोकस हटा और स्टडी से। तो फिर मैंने जब फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ ना, तो फिर मैंने सोचा कि अहमद अब जो टाइम लास्ट सेमेस्टर में वेस्ट किया है ना, तो ये वेस्ट नहीं करना। अब इसके बाद आगे मूव करना है। तो हमारे 3 मंथ रहते थे ये जो कोर्स है ना SMIT का। तो मुझे याद है कि मैंने अपना मोबाइल व्हाट्सअप तक बंद कर दी थी। मैंने कहा नहीं, अब ये जो 3 मंथ है काम करना है काफ़ी अच्छे से। क्योंकि हमारा ना एक 12 आवर्स का एक हैकाथन होता है SMIT में। तो उसमें आपने वहाँ पे बैठ के प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो फिर मैं उन दिनों में बहुत कोडिंग करता था, मतलब 12 से 14 14 घंटे वो कोडिंग करनी। तो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना। तो फिर वो हमारा हैकाथॉन हुआ, वो था आई थिंक 28 अगस्त 2022। तो वो फिर 800 स्टूडेंट ने इनिशियली वहाँ पे एडमिशन लिया था। और लास्ट पे हैकाथॉन वाले एक साल के बाद 72 स्टूडेंट आए थे। तो उनमें उनका हैकाथॉन हुआ, तो उनमें फिर मैं टॉप 5 के अंदर था। तो वो हम 4-5 बच्चे थे जिन्होंने पूरी एप्लीकेशन बना दी थी 12 घंटे में। तो वो एक मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी लाइफ के अंदर। फिर मुझे समझ आई कि हाँ अहमद, क्राउड से ना बाहर आया जा सकता है। तो वो फिर मैं क्राउड से बाहर आया। अच्छा, अब बात आती है यूनिवर्सिटी लाइफ ईयर 3, सही है। तो अब ना
एक पीआई, जिस तरह एक एसएमआईटी अदारा है ना, ऐसे एक पीआईएसी अदारा है। तो वहां पे ना एक वेब 3.0 और मेटावर्स का कोर्स शुरू हुआ, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे जाना चाहिए। अब मैं बड़ा ना क्यूरियस था कि इससे भी लर्न किया जा सकता है और भी लर्न किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो इनिशियली फैजान अमीन जिससे मैंने मोटिवेशन ली थी इनिशियली, वो बंदा जो है ना वो पीएसी से पढ़ा हुआ था, यही का कोर्स इसने यहाँ से किया हुआ था। तो अब वो कोर्स लाहौर में था, मैं फैसलाबाद में था, तो ये प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को कन्विंस किया, तो मैंने कहा यार चलते हैं, चलो एक एडवेंचर भी होगा, लर्निंग भी होगी। तो खैर हम कन्विंस हो गए। तो फिर हमने अक्टूबर 2022 को हमने फिर वो क्या करना कि वीक डेज को, संडे वाले दिन सुबह आई थिंक हमने 8:30 बजे गाड़ी पे बैठना डेवो पे। तो 2-2.5 घंटे में हम लाहौर पहुंचते थे यूएमटी में, फिर 4 घंटे की क्लासेस लेनी, फिर वापस आना। तो वो ना एक क्वार्टर वहां पे ऐसे चला। तो फिर जब हम वहां पे जा रहे थे ना, तो फिर वहां पे जाके हम साथ वालों के एरर सोल्व कर रहे थे, वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। तो फिर मैंने वो उसको ना एक क्वार्टर के बाद उसको स्किप कर दिया। फिर मैंने एसएमआईटी में मुझे ऑफर हो गई कि आप ना हमारे पास पढ़ाओ, तो वो पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक जॉब शुरू कर दी फैसलाबाद में, तो वो करते रहे। तो फिर उसके बाद अ, मैंने फेब 2023 में वो जॉब कर रहा था, लेकिन ना उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था जो सोच के प्रोग्रामिंग को मैंने स्टार्ट किया था ना। फिर मुझे वहां पे रियलाइज हुआ कि ये जो डेवलपर है ना, इसकी यहाँ पे लाइफ इतनी है। अगर यहाँ से अहमद बाहर निकलना है ना, तो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी मेरा माइंड था पहले, तो लेकिन उसमें प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये मैं लैग कर रहा था। तो फिर मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे पास अभी इतना नॉलेज नहीं है कि मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकूं। तो मैंने कहा चलो इसको फिलहाल स्किप करते हैं। तो फिर मैं दोबारा जो है ना फैंग की तरफ मेरा माइंड हुआ कि हाँ अब 1.5 साल मेरा भी पड़ा है, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता हूँ, उसके बाद अप्लाई करूंगा। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। छठा सेमेस्टर शुरू हुआ, तो उसमें फिर मैंने लीड कोड करना शुरू कर दिया। मैं मतलब काफ़ी एक्सटेंसिवली कर रहा था, और यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं था मोस्टली मेरा। तो मुझे ये था कि जीपीए मैटर नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में मैटर करती है, लेकिन उस वक्त नहीं था पता। तो फिर मैं मतलब लीड कोड करता था मोस्टली। तो फिर उसमें ना उस सेमेस्टर में मेरी जीपीए काफ़ी डाउन हुई, 1.6 आउट ऑफ 4। मतलब मेरे 2 एफ ग्रेड आए, एक डी ग्रेड आया। तो ये हुआ। तो फिर मेरी जो 6 सेमेस्टर के बाद जो जीपीए थी ना, वो थी 2.97 आउट ऑफ 4 आफ्टर द 6 सेमेस्टर। तो ये थी चीज़ें ना। तो फिर समर में मैं कोडिंग ही कर रहा था। मुझे याद है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में था। तो रात के आई थिंक 10 बजे वो लाइब्रेरी बंद होती है, तो मैं वहां से ना बाहर आ रहा था। तो अब यही सैटरडे वाला वेबिनार चल रहा था उस वक्त ना। तो आई थिंक हमारी मैम वजीहा अजमत है यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने ना ग्रुप्स के अंदर वो लिंक शेयर किया। तो मैंने कहा यार चलो अभी 10 बजे हैं, तो वापस ही जा रहा हूँ, तो मैं ना जाते जाते ज्वाइन कर लेता हूँ। तो फिर डॉक्टर जफर शाह जो है ना, वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि अगर आप लेट्स सपोज आप 200-300 लीड कोड के क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप एक वर्ल्ड क्लास कोडर हो। तो आप गूगल ज्वाइन करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो मतलब 1000 प्रॉब्लम करने का सोच रहा हूँ, और उसके बाद करने का, तो ये तो चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सारी जो सर बता रहे हैं। तो फिर मैंने सर से क्वेश्चन पूछा कि सर अब लेट्स सपोज हम पाकिस्तान से हम डायरेक्ट जो है ना वो फैंग कैसे टारगेट करें। तो फिर सर ने मुझे मतलब आंसर दिया, ओलंपिक वाली एग्जांपल आप सबको आइडिया होगा, जिन लोगों को नहीं भी आइडिया। तो सर ने कहा था कि अगर आपने ओलंपिक में मतलब जीतना है ना, तो आपको मतलब अपने गांव से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने गांव में दौड़ लगाते रहो और ओलंपिक में चले जाओ। तो सर ने कहा था कि पहले अहमद आपको मास्टर्स करने के लिए बाहर आना पड़ेगा, फुली फंडेड मास्टर्स लेके बाहर आओ या पीएचडी लेके, तो फिर यहाँ पे आके आप फैंग ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि सर ये काम नहीं मैंने करना, मतलब पढ़ने मतलब पहले बहुत मुश्किल से 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब मैंने जॉब करनी है। तो खैर वो फिर 15-20 दिन मैंने उसके ऊपर सोचा काफ़ी। तो फिर उसके बाद मैंने ना आई थिंक इट वाज अगस्त 2020, मतलब इट वाज अगस्त 2023। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ अब जो है ना इस तरफ जाते हैं। तो फिर मैंने वो लीड कोड जो है छोड़ा। फिर मैंने आईएलटीएस की प्रिपरेशन शुरू की, मेरा 7वां सेमेस्टर भी शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी जो सीजीपीए थी ना उस वक्त, वो थी 2.96। सर कह रहे थे कि 3 से नीचे है ना, तो फिर वो है ना डिग्री फारिग है आपकी, मतलब उसका फायदा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अहमद अभी ज्यादा नीचे नहीं गए, ऊपर आया जा सकता है, क्योंकि मेरे एफ ग्रेड थे, एक डी था। तो अगर इसको ऊपर करें तो ये आ सकती हैं चीजें ना। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर भी फोकस किया 7 सेमेस्टर में और 8 में। तो फिर मैंने जीपीए 3.77 ली।
और उसके बाद फिर मैंने उन दिनों में हैक, क्योंकि लीड कोड नहीं कर रहा था। लीड कोड आपका माइंड का ना बहुत एनर्जी लेता है, तो वो नहीं कर रहा था। तो मेरा मेंटल फ्रेश था, ठीक है, माइंड फ्रेश था। तो मैंने फिर उन दिनों में आइल्स की प्रिपरेशन शुरू की, हैकाथॉन को ज्वाइन करना शुरू किया। तो मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर भी फोकस था, तो वो मेरी जीपीए भी इम्प्रूव होना शुरू हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आइल्स दिया, तो वो मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, 6 आया ओवरऑल। जो है ना, मेरा रीडिंग में 5.5 आया था। तो वो हुआ। तो अब उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा रीडिंग में 5.5, अगर इसको मैं रिपीट करता हूँ ना, अगर इसमें 6.5 लेता हूँ, मेरे 6.5 आ जाने ओवरऑल, तो फिर ओके है चीज़। फिर मैंने उसको उस मॉड्यूल को रिपीट किया, लेकिन फिर वो 5.5 आए। तो अब ये एक हर्डल सी, मुझे पहले दिन से ही पता था कि जब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी, मुझे ये पता था कि मैं टेक्निकली अच्छा हूँ। बस अब जो मुझे काम करना है वो अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर करना है, और अपने ये सीजीपीए ऊपर करनी है। तो बस ये चीज़ों को अलाइन करना है। तो खैर वो आइल्स में फिर एक हर्डल आई, तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं वो। फिर उसके बाद 8वां सेमेस्टर आया, तो उसमें फिर मैंने फिलहाल थोड़ी देर नहीं सोचा इसके बारे में, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में। फिर मैं हैकाथॉन ज्वाइन करता रहा, चीज़ें करता रहा साथ साथ ऑन दी वे। तो फिर मैंने फिर मुझे पता चला कि हाँ, डुलिंगो भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसका सर्च किया, तो ये मतलब काफ़ी इजी है उससे। तो फिर ये मैंने कोई थोड़ी सी प्रिपरेशन की दिया, तो ये 125 आउट ऑफ 160 मेरा स्कोर आया इसमें। तो अब वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला मामला क्लियर हो गया। एक्चुअली में ना, ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जस्ट टिक मार्क है, इस माइंड को आपने माइंड में रखना है, इस बात को ना। क्योंकि लेट्स सपोज, हाँ वैसे ये है कि आइल्स तकरीबन 100% यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है, लेकिन जो डुलिंगो है ये 70 to 80% में। लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज 3000 या 4000 यूनिवर्सिटीज हैं, तो अगर उनमें लेट्स सपोज 2500 यूनिवर्सिटीज भी ले रही हैं डुलिंगो, या 2000, आपको तो एक यूनिवर्सिटी चाहिए ना। तो इस वजह से डुलिंगो भी बेस्ट चॉइस नहीं है। तो मेरी इस तरह डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो फिर उसके बाद बड़ी ईद के बाद दोबारा फिर मैं फैसलाबाद में आता हूँ। तो फिर मैंने ना एक चीज़ सोच ली थी कि अहमद अब हर चीज़ रेडी है। अब नेक्स्ट इनटेक फाल है, जो मतलब मोस्टली सारे लोग बात करते हैं। और स्प्रिंग की कोई बात नहीं कर रहा था कि इसमें एडमिशन कम होते हैं, यूनिवर्सिटी कम लेती हैं। तो लेकिन मुझे था कि भाई हर चीज़ रेडी है, तो मैंने चांस लेना है, मैंने स्प्रिंग में मस्ट अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो फिर मैंने क्विकली एलओआर जो है वो कलेक्ट किए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा, सीवी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई थी, फिर उसको थोड़ा सा रिफैक्टर किया। तो फिर उसके बाद मैंने 20-25 दिन प्रोफेसर को रीच आउट किया। तो फिर मेरे एक प्रोफेसर से बात भी हुई, वो था फाल 2025 के लिए। तो वो उसके साथ काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, और वो एग्री भी था पीएचडी देने के लिए, और मतलब फुली फंडेड पीएचडी और मास्टर्स दोनों जो भी मैं करता। लेकिन वो फाल के लिए था, फाल के लिए मैंने जाना नहीं था, 6 मंथ में ज़ाया नहीं करना चाह रहा था अपने। तो फिर अब वो टाइम भी गुजर रहा था, मुझे स्प्रिंग का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। वो एक्चुअली में समर था, उसकी वजह से शायद मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, और प्रोफेसर उस वक्त शायद जो है ईमेल वगैरह कम देखते होंगे, या जो भी सिनेरियो था। तो फिर मैंने क्विकली क्या किया कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी सारी की सारी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और किन किन में मैं मतलब एलिजिबल हूँ। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है ना, स्प्रिंग में एडमिशन नहीं कर रही थी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज स्प्रिंग में एडमिशन कर रही थी, और कुछ में शायद जीआरई, कुछ में जीआरई रिक्वायर्ड था, और उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज निकल गई। फिर कुछ में सम में डुलिंगो में नहीं एक्सेप्टेड था। तो फिर ऐसे करके ना मैंने 14 यूनिवर्सिटीज निकाली, और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, तो उनमें एक्सेप्ट हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि अहमद 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, मुझे ये था कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है, तो लेट्स टेक अ रिस्क। तो मैं रिस्क ले लेता हूँ, अगर जो है ना, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं रिस्क लेने से नहीं घबराता। तो फिर मैंने सोचा है कि लेट्स वो 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। क्योंकि आईकोट गुरु के जो प्रीवियस स्टूडेंट गए हैं ना, तो उन सब का मैंने एस्टिमेशन लगाया था कि उन्होंने 3-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, 2-2 में उनका एक्सेप्टेंस हो गया था। तो फिर वो मेरा एक सिस्टम को समझ गया था ना मैं। तो फिर मैंने सोचा अगर 10 में करता हूँ तो मेरा किसी एक आध में तो कन्फर्म हो जाना है। तो अगर मैं सोच रहा था कि लेट्स अगर मुझे फी वेवर ना भी मिले, तो फिर भी तकरीबन 2 lakhs का मैंने बजट रखना है, और इसमें 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई हो जाना है। तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मुझे 3 में फीवर मिल गए। 8 यूनिवर्सिटीज में मैंने टोटल अप्लाई किया था, तो 3 में मुझे फीवर मिल गए थे, तो 5 की मैंने फी पे की थी, वो एक मतलब 1,20,30,000 बनी होगी जितनी भी। तो फिर उसके बाद जिन यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया, मैंने उनके प्रोफेसर्स को रीच आउट करना शुरू किया, पीएचडी स्टूडेंट को लिंक्डइन पे जाकर रीच आउट करना शुरू किया। तो लकीली फिर एक पीएचडी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो श्रीलंका से था। तो मैंने उससे बोला कि मैंने अप्लाई कर दिया इस यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप ना आप मुझे बताएं कि इस प्रोफेसर के पास फंडिंग है। तो उसने मुझे 3-4 प्रोफेसर बताए। तो फिर उसने कहा कि ये जो एल्गोरिदम वाला है ना,
मेरी अप्लाइड एल्गोरिथम्स के अंदर रिसर्च है, तो इसके पास मतलब अभी पोजीशन मौजूद है, तो आप इनसे कांटेक्ट करें। मैंने उनको ईमेल की तो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो मैंने बस जस्ट अपना इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा वाह इम्प्रेसिव, मतलब ठीक है आप स्प्रिंग के लिए आ जाओ, मैं आपको टीचिंग असिस्टेंट भी देता हूँ, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। तो वो फिर ऐसे हुआ, तो एक प्रोफेसर की मेरे पास समझ एक्सेप्टेंस भी आ गई, मुझे ये था कि इसमें मेरा एडमिशन हो जाना है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सबसे पहले जो मुझे एडमिशन मिला वो मोंटाना स्टेट में था। इसके अलावा अभी मुझे सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मतलब रिस्पॉन्स आया, एक में मेरा मतलब एक्सेप्टेड हो गया हूँ मोंटाना में, और एक एरिजोना स्टेट थी, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। तो जनरली क्या होता है कि एरिजोना स्टेट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, उसमें प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट नहीं था, शायद ये रीज़न थी या कोई और होगी। तो खैर अभी मेरा 8 में अप्लाई किया था, 2 में मुझे रिजल्ट मिला है और उनमें एक मोंटाना में हो गया था। तो खैर जैसे ही मेरा हुआ ना, तो फिर मैं सोच रहा था कि यार ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मोंटाना की बजाय। तो फिर मैंने सर जफर से बात की, तो सर ने कहा था कि आप ना क्विकली चीज़ें करो, तो इन चीज़ों की तरफ नहीं हमने जाना, हमें जो भी इन्विशन मिल रहा है लो और आ जाओ आप। तो सर ने कहा था कि आप क्विकली वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करो। तो फिर मैंने DS-160 फॉर्म जो है वो फिल किया, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपॉइंटमेंट ले ली। वो मतलब 2 दिन बाद नहीं मिल रही, तो फिर मैंने 10 दिन बाद की ली, तो अपॉइंटमेंट ली। तो उसके बाद 10 दिन थे मेरे पास, तो फिर मैंने काफ़ी स्टूडेंट को रीच आउट किया कि वीज़ा इंटरव्यू कैसा होता है, जो फाल 2024 में था। आई थिंक मैंने कुछ 30-40 स्टूडेंट को रीच आउट किया था, उनके एक्सपीरियंसेस सुने थे। तो फिर बाद में आइडिया हुआ कि वो जस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं जो उन्होंने पूछने होते हैं। पहली बात ये होती है कि वो ये देखते हैं कि आपको आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अमेरिका में आके सर्वाइव कर लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बर्डन ना बनो हमारे ऊपर। पहला बात तो ये देखते हैं, फिर दूसरी बात ये है कि वो आपकी इंटेंशन देखते हैं कि आपने वापस आना है कि नहीं। लेकिन मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। तो फिर मुझसे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, वो 1-2 मिनट का इंटरव्यू था, उसमें ये पूछा था कि क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा मैं PhD कंप्यूटर साइंस में करने जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका मास्टर्स किस चीज़ में। मैंने कहा मास्टर नहीं है मेरा, मैंने BS के बाद किया है। तो फिर कहता कि कैसे। तो फिर मैंने कहा कि मैं BS के बाद गा रहा हूँ मास्टर लीडिंग टू PhD। तो फिर उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मोंटाना स्टेट में जा रहा हूँ। वेयर और वाई का मैंने एक ही जवाब दे दिया था कि मैं मोंटाना स्टेट में PhD करने जा रहा हूँ। तो ये बात जब मैंने बता दी उसको, फिर उसने बोला कि आपको फंडिंग कौन कर रहा है। तो मैंने कहा कि मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो जो मेरा ओवरऑल स्टाइपेंड है वो है $36,000। और उसके अलावा जो है, जो मेरी ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो है $33,000 अकॉर्डिंग टू माई I-20। तो फिर उसने मुझे दोबारा फिर क्वेश्चन किया हु इज फंडिंग यू। तो फिर मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। फिर उसने कहा कि आपने BS कहाँ से किया है। मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो फिर बस 1-1.5 मिनट का क्विकली जो है ना वो इंटरव्यू हुआ था, तो उससे मुझे नीचे से वो ब्लू स्लिप पकड़ा दी, तो मुझे लगा कि शायद वीज़ा अप्रूव हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वीज़ा अप्रूव हो गया, तो फिर उसने कहा यस वीज़ा अप्रूव हो गया। तो फिर वो एक बड़ी खुशी हुई कि हाँ लास्ट स्टेज के ऊपर आके ना हो गया। समटाइम वो स्टेज बड़ी क्रूशियल थी, अगर मैं कहूँ कि वो फीलिंग लाइफ में ना कभी पहले आई है उससे पहले, और ना वो दोबारा लाइफ में आनी है, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग आपका ना मोमेंट होता है। तो अब वहाँ पे बहुत से लोग जो थे ना वो थे मोस्टली विजिट वीज़ा के, जितने भी बंदे थे कि सबके विजिट वीज़ा रिजेक्ट हुए थे। तो अब मेरा क्यों हुआ, क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। तो यही रीज़न थी जिसकी वजह से हुआ। वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप ये तो नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ के भागना चाह रहे हो। तो इस वजह से विजिट वीज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। तो फिर मुझसे पहले 3 स्टूडेंट थे, उनका भी रिजेक्ट हुआ था, लेकिन वो शायद फंडिंग खुद कर रहे थे। तो वो जब जो बंदा सेल पे जा रहा होता है ना, तो उसके वीज़ा रिजेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें हुई। तो खैर जब मैं लाइन में खड़ा था, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरा वीज़ा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मैं फोकस था कि मुझे जस्ट आंसर्स जो है ना वो टू द पॉइंट और सही से करने हैं। जो भी रिजल्ट होगा तो वो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, मैं पहले प्रिपेयर होके गया था। मुझे पता था कि ये 50-50 चांस हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पॉइंट पॉजिटिव थे। मुझे था कि शायद ना मेरा जो वीज़ा है वो लग जाएगा। तो फिर वो वीज़ा मेरा लग गया। तो बस ऐसे ही ये मेरी एक जर्नी थी। अच्छा, तो अब जो की मैसेज है वो ये है कि डू यू नीड टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन, सिंपली नो। मैंने तो बेशुमार चीज़ें की हैं, मैंने 4 साल में स्ट्रगल करता रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में आके मुझे समझ आई कि हाँ क्या क्या चीज़ें वर्कआउट करती हैं। स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा पढ़ाए हुए हैं,
तो फिर उससे भी पता चला कि पढ़ाने में क्या चीज़ वर्कआउट करती हैं सारी चीज़ें। तो की टेकअवेज ये है कि डू द थिंग्स दैट मैटर, ठीक है, वो काम करना है। तो उसके बाद क्या चीज़ें मैटर करती हैं, सीजीपीए मैटर करती है। तो अगर आप, सीजीपीए लेना कोई मुश्किल काम नहीं है 4 साल के अंदर, आप जस्ट 4 साल फोकस्ड रहें तो सीजीपीए एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि 3.5 से ऊपर तो बंदा आराम से ले लेता है, तो 4 के करीब ही आप चले जाते हो। लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो ये रीज़न थी जीपीए नीचे आने की। लेकिन मैंने लास्ट 2 सेमेस्टर में वो भी 3.7 तक ले गया था, क्यों? क्योंकि उस वक्त मैंने फोकस किया था। उसके अलावा आप, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। 200-300 अगर आप लीड कोड के क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़ी अच्छी कोडिंग आ जाती है। तो फिर कोई भी आप काम कर लोगे, चाहे वो वेब की स्किल्स है। अब मैंने पढ़ाया भी हुआ है बहुत ज़्यादा ना, तो वेब की स्किल्स, वेब भी पढ़ाई हुई है, मोबाइल में भी। फिर ये डेटा साइंस के भी मैंने कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं। अब वो रीज़न क्या है, मैं क्यों पढ़ा लेता हूँ, क्यों मुझे चीज़ों का आइडिया, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो दैट्स वाई ये चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अब ये देखो कि अगर आप किसी जगह पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हो ना, तो आपने किसी एक स्किल के ऊपर काम करना है। तो वो अब मतलब 1-2 1-2 महीने के अंदर ना आप उसको सीख लेते हो जब आप काम स्टार्ट करते हो। तो वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर। अगर लेट्स सो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं आती, तो वो फ्रेमवर्क आप सीख लोगे, जहाँ पे लॉजिक की बात आएगी वहां पे अटक जाओगे तो फिर आपको डांट भी पड़ेगी, फिर आपको स्ट्रेस भी होगा कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले प्रोग्रामिंग सीखनी है, सही है। फिर उसके बाद हैकाथॉन, कोडिंग कंपटीशन, इसमें जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। हैकाथॉन में जाके आप 3-4 दिन में प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। फिर आप वहाँ से इंटरनेशनल बंदों के साथ बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, आपको बोलना आ जाता है ना इंटरनेशनल बंदों के साथ बात करके। फिर आप उनसे लिंक्डइन के ऊपर रिकमेंडेशन ले सकते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा बात ये है कि आप टीचिंग एक्सपीरियंस, जब आप टीच करते हो फिर आपको बोलना आ जाता है, फिर आपको डिलीवर करना आ जाता है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ मैं आराम से बोल रहा हूँ, तो इसकी रीज़न क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया, मुझे मसला नहीं है, सही है। तो अब राइटिंग रेलिवेंट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, तो जब आप ये काम करते हो ना, तो फिर आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो रही होती हैं, फिर आपके माइंड से क्यूरियोसिटी निकल रही होती है। तो अब यही चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। सीजीपीए ये ज़ाहिर करती है आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, और मतलब आप क्लास में सही पढ़ते रहे हो। प्रोग्रामिंग का मतलब आपको एक अच्छी कोडिंग आती है, सही है। हैकाथॉन में जाते हो तो उसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी, ये चीज़ें हो रही होती हैं। फिर आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो कुछ दिनों में। टीचिंग से क्या है कि आपको डिलीवर करना आ जाता है, लिंक्डइन पे लिखते हो आपको लिखना आ जाता है। तो यही चीज़ें चाहिए किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी में, सही है। तो उसके बाद फिर यू आर गुड टू गो, सही है। अच्छा, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू प्रिपेयर? तो मेरे ख्याल में ना, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है, तो आई थिंक 1 साल आपको काफ़ी होता है अगर आप राइट गाइडेंस मिल जाए। तो अब मैं बड़े एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अब मेरे स्टूडेंट हैं जो 1 साल पहले मेरे पास आए, जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। अब उन्होंने कोडिंग भी की, टाइपिंग भी की, फिर आईकोड गुरु पे आके उन्होंने पढ़ाया भी, ठीक है। तो अब लिंक्डइन के ऊपर लिखा भी, हैकाथॉन में भी गया। अब उनमें कुछ अभी पहले कोई अभी पहले सेमेस्टर में है, कोई अभी तीसरे सेमेस्टर में है। तो अगर मेरा ख्याल वो भी अगर अप्लाई करे तो उनको भी मिल जाएगी फुली फंडेड स्कॉलरशिप। लेकिन अभी वो मतलब अभी उनको 2-3 साल पड़े हुए हैं उस स्टेज के ऊपर पहुंचने में। तो 1 ईयर इज सुफिशियंट। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी डिग्री होगी, आपने कोई स्किल नहीं सीखी, लेकिन सीजीपीए आपकी 3 से ऊपर है, तो मेरा ख्याल है कि 1 साल लगा के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो शुरू में आप सम टाइम कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे ना प्रोग्रामिंग नहीं समझ आती। तो मैं आप लोगों के ना क्वेश्चन लेता हूँ, अभी ज़रा थोड़ा सा रह गई है स्लाइड्स, ठीक है। तो मतलब जनरली क्या होता है कि 1 ईयर इज सफिशिएंट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ना प्रोग्रामिंग नहीं होती। अब अक्सर लोगों की मैं सुनता हूँ, मेरे क्लास फेलोज भी हैं, तो वो भी मुझसे प्रोग्रामिंग। अब बात क्या है कि उनकी लाइफ में और बहुत से चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। जब वो और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो वो प्रोग्रामिंग में फोकस होकर बैठते नहीं है। इस फील्ड में ना आपको बैठना पड़ता है लैपटॉप के ऊपर, फिर जाके आप चीज़ें करते हो, सही है। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर। अब ये प्रिपेयर कैसे करना है, अकेले तो समटाइम नहीं बंदा कर सकता ना, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी गाइडेंस, मोटिवेशन, सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए फिर आप आईकुड गुरु को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आओ आप, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी साथ साथ। वीकेंड पे 9 PM पे इस टाइम सेशंस होते हैं, उसमें फिर आप लोगों के साथ
जो है सिलिकॉन वैली से इंजीनियर्स आ रहे होते हैं। अब देखो कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी पहले। हम लाहौर जाते रहे, इतना मोटिवेटेड था कि फैसलाबाद से लाहौर चले जाना 2 घंटे के, मतलब 2-2.5 घंटे जाने के आने के। फिर वो 2-3 हज़ार हमारा 3,000 एक डे का खर्चा होता था स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन हम इतने पैशनेट थे। आप लोगों के पास ऑनलाइन है चीज़ें, तो आप इसका बेनिफिट लिए ना, मतलब सिलिकॉन वैली से आप लोगों के साथ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आपको मतलब बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप फिर फ़ायदा लो ना इससे। और स्पेशल नोट जो है, मतलब अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि 1 साल जो है ना आप उसके बाद कुछ कर लो, तो फिर ये लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, गारंटी से कह सकता हूँ। दिस इज अ फुल टाइम प्रोसेस दैट टेक्स टाइम, बी रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर अ वाइल एंड कंकर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आप जो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने भी सेक्रीफाइस किया, मुझे मल्टीपल ऑफर्स आती हैं जॉब्स की, यूएस से भी आती रही हैं, डिफरेंट कंट्री से भी आती रही हैं। तो मैंने वो जॉब नहीं की फुल टाइम, मुझे पता था फुल टाइम जॉब पे लग गया तो फिर ये चीज़ रह जानी है। तो मुझे ये पता था कि मेरा एडमिशन हो जाना है, लेकिन अगर जॉब शुरू कर दी तो फिर काम खराब हो जाए, क्योंकि वो फोकस आपका साइड पे हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन कनेक्ट। तो ये मेरी कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल है, गिटहब वेबसाइट, इंस्टाग्राम, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी बस यहाँ तक थी मेरी स्लाइड्स। तो बाकी जो इनिशियली मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, जो मुझे स्कॉलरशिप लेने में हेल्प की है जिन्होंने, वो ये मेरी प्रोफाइल है जो मैंने पहले दो के अंदर बताई है यहाँ पे ना इनिशियली। अच्छा, अब ये आप देख सकते हो मेरी ये CGPA थी 2.96 थी मेरी 6 के बाद। तो मैंने उसको फिर काम किया तो 3.35 पे आ गई। मतलब चीज़ें होती हैं अगर आप करो तो उसके बाद डुलिंग आयस किया, नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दें। अब अगर मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, सोच लिए तो फिर करना है, तो करना है ना। तो फिर मसला नहीं है, चाहे आयस में बैंड थोड़े आए या ज़्यादा आए, फिर करना है मतलब। तो इसलिए फिर मैंने वो डुलिंगो भी किया, तो उसमें अच्छा स्कोर आया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन दी स्पॉट चीज़ें होती हैं। अच्छा, बताने का मकसद क्या है कि अब देखिए ना, अब मैंने वो फैंग के लिए अपनी जॉब छोड़ दी 2023 में। अब मैं फुल प्रिपरेशन कर रहा था। तो अब मेरे अक्सर माइंड में आता था कि जो है ना मैं जो मतलब इंटरव्यू कैसे लूंगा। तो फिर मैं सोचा था कि नहीं यार, फिलहाल फोकस करो, प्रिपेयर करो, बाकी अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दो चीज़ें। तो फिर अब वो लकीली मैंने आईकोड गुरु को ज्वाइन किया, तो डॉक्टर जफर शाह ने एडवाइस अच्छी दी, तो मैंने वो उस बात को मान लिया। अब वो मेरा मतलब फुली फंडेड PhD में एडमिशन भी हो गया है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग यूएस में जाना ना। वो तो अब बड़े बड़े CEO यूएस में जाना चाह रहे हैं, अब उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन अगर मेरा हो रहा है तो कोई रीज़न है, उसके पीछे एफर्ट्स हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, कुछ किस्मत भी अच्छी है, तो ये चीज़ें हैं। सही है, तो इस वजह से अगर आप करना चाह रहे हैं काम, तो मेरा ख्याल है कि आप आओ, सीखो, और मेरा ख्याल है कि 1 साल के बाद आप भी जा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब हमसे पहले जुबैर जफर गए हैं बाहर, वो भी पहले जॉब कर रहे थे, मंथ्स, उन्होंने छोड़ी, वो फुल टाइम आए तो वो भी चले गए। तो मतलब ये है कि थिंग्स आर हैपनिंग। तो अगर आपको एक एग्जांपल मिल जाए ना, उसके बाद आप नहीं जा रहे, इसका मतलब आप में प्रॉब्लम है, किसी में प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा है, अब वो मुझसे बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आपने नहीं करना। तो अब एक बंदे को मैंने थोड़ी सी बात बताई है, अब वो उससे डबल कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हमारी यूनिवर्सिटी में हसन महमूद लड़का है। अब उसने मुझसे अब से 3-4 माह पहले रिच आउट किया, उन्होंने कहा कि मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, रिएक्ट करने चाह रहा हूँ मैं। तो मुझे बताया अब क्या करूँ, तो मैंने कहा पहले लीड कोड करो, उसके बाद सारी बातें। अब उसको मैंने ये चीज़ बतानी थी। अब 2 माह के बाद उसने 350 प्रॉब्लम कर ली है, और वो 12 घंटे से ज़्यादा लीड कोड के ऊपर टाइम लगा रहा था। अब सोचो कि इतना पैशनेट बंदा था, अब वो दोबारा मुझे रीच आउट करे, तो फिर कोई रीज़न बनती है कि मैं उसको ना बताऊं, फिर मैं उसको बढ़ के बताऊं यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है, इसको आप गाइड करोगे तो ये बहुत आगे जाएगा। तो अगर वो दोबारा फिर 2 माह बाद वही क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि सर वो मैंने शुरू किया था फिर याद भूल गया था, बता दें, तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा। सही है, तो मेरा टाइम भी कीमती है, तो इस वजह से टाइम उस चीज़ के ऊपर लगाते हैं जो पता है कि ये चीज़ें वर्कआउट करेंगे। तो ये चीज़ें, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आप करें, तो वो मैं इंशाल्लाह लेता हूँ अभी। यस। थैंक यू वेरी मच अहमद रजा, बहुत आपने अच्छा लेक्चर दिया। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ। आई कोड गुरु की मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है, और अहमद रजा हमारे माशाल्लाह इज वन ऑफ द स्टार्स ऑफ आई कोड गुरु। जितनी जल्दी इन्होंने प्रोग्रेस किया, और माशाल्लाह स्प्रिंग सेमेस्टर में, जब स्प्रिंग में ना अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती हैं, हम ज्यादातर स्टूडेंट्स को फॉल का कहते हैं कि फॉल में
एडमिशंस, मतलब यूएस में जनरल ट्रेंड है कि फॉल में एडमिशंस होते हैं, स्प्रिंग में वैकेंसी सीट्स कम होती हैं। लेकिन आप देखें हमारे अभी तक 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्प्रिंग में एडमिशन हो गया, उनमें से एक अहमद रजा है। तो इन्होंने जिस तरह अपनी जर्नी बताई विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, और थैंक यू अहमद इतना डिटेल से शेयर करने का। लेकिन इनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, जो कंसिस्टेंसी है ना, कि आप वंस यू एम फॉर समथिंग तो आप कोशिश करते रहें। आप पायलट्स नहीं हुआ तो डुलिंगो दिया, मतलब फेलियर्स आपको जिंदगी में मिलते हैं। अब हम आपके सामने जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी जिंदगी में देखें तो वो भी बड़ी जगह फेल हुए हैं, राइट। लेकिन फेल होके आप हिम्मत नहीं हार जाते, आप ये नहीं कहते ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। फेलियर आपको मोटिवेशन देनी चाहिए, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि फेलियर से हम सब डिमोटिवेट होते हैं, आप कुछ नहीं होते, लेकिन इट्स अ स्टेप टू द सक्सेस। तो इन्होंने यही किया, और देखें माशाल्लाह नाउ ही इज देयर, ही विल बी हियर इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह। तो इनकी स्टोरी से आप लोगों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए, राइट। अगर आप फुल फोकस करें, फुल एफर्ट करें, देखिए जॉब छोड़ रहे हैं लोग, लोग अपना फुल टाइम लगा रहे हैं, दोज आर द वंस हु आर सक्सीडिंग। जब आप हाफ टाइम लगाते हैं ना, हाफ हार्टेडली टाइम लगाते हैं कि अच्छा दिन में 2 घंटे लगा दूंगा, वीकेंड पे कर लूंगा, फिर वो चीजें ना डिले हो जाती हैं, मतलब उसमें देन द चांसेस ऑफ सक्सेस आर लेस। तो माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है हम सब के लिए, तो हमारे खुद के लिए, कि इन्होंने इतनी माशाल्लाह मेहनत की। और जीपीए इनका इतना अच्छा नहीं है, राइट, लेकिन ही इम्प्रूव्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि जीपीए कम होना चाहिए, लेकिन लाइफ गिव्स यू चांसेस, राइट। अगर जीपीए अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीपीए अच्छा नहीं है तो भी लाइफ आपको चांसेस देती है। आप और बड़ी तरीकों से अपने, इन द एंड देखिए ना, प्रोफेसर ने आपके बाय ही नीड्स अ गुड जीपीए, उसको ये, ही वांट्स अ गुड स्टूडेंट। वो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं लेना चाह रहा जो यहाँ के काम ना करे, जिसको वो कोई काम असाइन करे, कोई प्रोजेक्ट दे तो वो के मेरे से नहीं हो रहा। तो जीपीए एक, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जीपीए उसमें एक चीज है जो ये चीज प्रूव करता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आपने जब पढ़ाई करनी थी तो आपने अच्छी पढ़ाई की, इसका मतलब है आप काम भी अच्छा करेंगे। तो ये जो बाकी एक्टिविटीज है ना, जो हैकाथॉन्स हैं, कोडिंग कंपटीशंस हैं, आई कोड गुरु पे पढ़ाना है, वॉलंटियर टीचिंग है, अभी जिस तरह मेटा हैकर का हो रहा है, ये सारी चीजें इस बात को प्रूव करती हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं है तो इस चीज को कवर अप कर सकती हैं, और यही स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आपने बेसिकली प्रोफेसर को प्रूव करना है कि यू आर अ फोकस्ड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे प्रोफेसर, तो जो वो काम, मतलब प्रोफेसर आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे, उन्होंने आपको कोई काम देना है ना, कि यू विल बी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, यू विल बी पार्ट ऑफ अ टीम। तो दे डोंट वांट समवन जो यहाँ आ जाए और फिर उससे वो काम इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन अगर आप दिल से नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा ना। इफ यू डोंट पुट इन योर हार्ड वर्क, अगर आप दिन में उसमें ज्यादा घंटे नहीं लगाएंगे तो काम तो नहीं होगा। जिस तरह वो लीड कोड की एग्जांपल दे रहे थे, तो मतलब इफ यू डोंट पुट इन मोर एफर्ट तो फिर तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो मतलब थैंक यू वेरी मच अहमद जजा फॉर दिस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें अहमद से। श्योर सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर जफर है, मैं भी सिलिकॉन वैली से बात कर रहा हूँ। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अभी यूसी बर्कले, जो दुनिया की टॉप 10 में आती है, स्टैनफोर्ड के लेवल की है, उसका कोडिंग कंपटीशन आ रहा है। तो उसमें लाजमी रजिस्टर करें और अपने अपने लिंक्डइन पे, उसके लिए 3 बंदों की इंटरनेशनल टीम चाहिए। तो लिंक्डइन पे पोस्ट लगाएं कि मैं इस कंपटीशन में जा रहा हूँ और मुझे आई एम लुकिंग फॉर इंटरनेशनल टीम मेंबर्स। तो वो सिर्फ 3 घंटे का है। तो बेसिकली वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यूसी बर्कले का एक नाम है। तो प्राइस नहीं मिलेगा आपको, प्राइस सिर्फ वो कॉलेज स्टूडेंट्स को देंगे। लेकिन अगर आप उसमें लेट्स सपोज 100% मार्क्स लेते हैं तो इट विल बी रियली रियली गुड थिंग ऑन योर सीवी। तो इसी तरह जिन लोगों ने अगले साल अप्लाई करना है, स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस आएगा, उसमें एज अ मेंटर जाए, जिससे अहमद जज्जा गए थे। हमारे 72 मेंटर थे इस दफा पाकिस्तान से, जिन्होंने स्टैनफोर्ड में एज अ टीए पढ़ाया था क्लासों को। इसी तरह हार्वर्ड का एक कंपटीशन है, अभी मेटा हैकर कप हो रहा है। तो ये चीजें हैं जो आपके सीवी को बाकी दुनिया से डिस्टिंग्विश करती हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आफ्टर बीएस आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट ले रहे हैं। तो एमएस और पीएचडी अमेरिका में एक ही चीज के 2 नाम है। अगर आप पीएचडी में भी यहाँ पे आए तो कोर्स वर्क पढ़ने के बाद एमएस की डिग्री लेके आप
काम करना शुरू कर सकते हैं, और अगर आप एमएस में हैं तो आप लेटर ऑन पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें सर, अहमद जज्जा, मैं इतना ही कहूँगा, बाकी क्वेश्चन आपने। तो ग्रेट वेबिनार। Yes, please ask your questions. और मैं हाँ। सिर्फ एक और सेंटेंस बोलूंगा कि अमेरिका जाने के लिए भाई 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये चीज जिन से निकाल देंगे, आपको पैसे चाहिए होते। So thank you so much, sir, for giving us such a amazing webinar. हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. So मैम कश्यप, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं. Alright. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं पिछले कुछ टाइम से लीड कोड पे कंसिस्टेंट रही हूँ, तो मैंने जो है एरे और लिंक्ड लिस्ट का टॉपिक कवर किया, और उसके बाद जब मेटा हैकर का पाया तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें से 3 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने बिल्कुल सक्सेसफुली सॉल्व किए, वो मेरे उनका सॉल्यूशंस भी ठीक था। लेकिन उसके अंदर जो मैं लॉजिक बिल्ड कर रही थी वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कर रही थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रही हूँ, जो चीज़ मैं यूज कर रही हूँ वो कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। वो जब बाद में मैं आई कोड गुरु की स्लैक चैनल की डिस्कशन पढ़ती थी तब मुझे पता चला था, अच्छा यहाँ पर रिकर्जन का एल्गोरिदम यूज हुआ, यहाँ पे ये एल्गोरिदम यूज हुआ। अब चीज मैं वही कर रही थी, लेकिन मैं अपनी लॉजिक बिल्डिंग, जैसे मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा था, ये जो एक सिनेरियोज मेरे माइंड में बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही थी। तो अभी मैंने लीड कोड पे भी अरेज और लिंक लिस्ट कर किया, लेकिन उधर तो जिनके टॉपिक का नाम लिखा होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एल्गोरिदम लगा रही थी। तो मैं इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मुझे इस चीज को कैसे मैं लर्न करूंगी कि मुझे सही से अंदाज होगा कि अब यहाँ पर मैंने ये एल्गोरिदम यूज किया है, क्योंकि मैं लॉजिक क्लियर कर लेती हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये मैंने क्या चीज इस पे लगाई है। अच्छा, जो मैं आपका क्वेश्चन समझा हूँ वो ये है कि आप मतलब ये चाह रही हैं कि आप लॉजिक मतलब बना लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता कि एल्गोरिथम कौन सा लगना है। तो ये अच्छा ऐसा Yes, होता है कि मतलब अगर हम बात करें ना कोडिंग इंटरव्यूज की, तो इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, 14-15 पैटर्न्स हैं। तो अगर आप उनको एक्सप्लोर करें ना, तो वो फिर मतलब अगर लेट्स सपोज एरे सोर्टेड एट दुबानी सर्च लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के ना हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो फिर हमें आइडिया हो जाता है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हमारे माइंड में वो आ जाता है अप्रोच, कि हाँ ये वाला अप्रोच यहाँ पे लगेगी, इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। अच्छा, अभी आइडिया क्या है कि आपने ज़्यादा ना टैकल नहीं की प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है उसकी वजह से फिर आपको ये चीज़ें हो रही हैं। तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम सेशन लें आईकोड गुरु पे। मतलब लेट्स सपोज अगर आप 2 मंथ आपके पास टाइम है, तो आप आए, डेली के सेशंस लें। आपको समझ नहीं आ रही लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि ये एक एल्गोरिदम है, ये एक एल्गोरिदम है। जब आप वो रैंडम चीज़ें कर रही होंगी ना, तो 2 महीने के बाद फिर आप कॉपी पेंसिल लेना, फिर आप देखना कि कौन कौन से मैंने एल्गोरिदम पढ़े हैं, उसको फिर वहां पे लिखना। तो फिर आपको आइडिया होगा, अच्छा ये चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी कर ली हैं। तो फिर आप जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करेंगी तो फिर ऐसा सा आपके माइंड में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पहले दिन ही आ जाए, टाइम लगता है ना, तो फिर आ जाती हैं। लेकिन मेन ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए इसमें। जी मैम, आपको सिर्फ लेक ऑफ प्रैक्टिस है, यू नीड लॉट मोर प्रैक्टिस। जी सर, मैं इस पे कंसिस्टेंट होगी, मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं जी मटेरियल बिल्कुल। है वो ठीक तो किया कोशिश करूँ। करें कि प्रोफेसर के इंटरव्यू से पहले पहले आपके इस तरह के मिसाइल हल हो जाए। ठीक ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर हमजा, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम Assalamualaikum. सलाम। My name is um, okay, so मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट हूँ एज ए केमिकल इंजीनियर, बट मेरा जो है टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड जो मैंने कोडिंग वगैरह है वो मैंने बाय आई एम सेल्फ टॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मुझे 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस हो गया एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि coming from a non-tech background, is it possible to achieve a fully funded scholarship in computer science or artificial intelligence in US universities or any other?
जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल, आप आ सकते हैं। तो अब जिस तरह आप जो भी कर रहे हैं रेलिवेंट, ठीक है, तो इस तरह आप ये कुछ हैकाथॉन्स में जाओ, लीड कोड करो। अब जब ये आपके पास, जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी सीवी में रेलिवेंट चीज़ें होंगी। तो फिर जब आप वो कंप्यूटर साइंस परस्यू करोगे ना, एमएससी या पीएचडी, तो फिर शुरू में जाके ना आपको कुछ 2-4 एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, जो बेस होती है। तो फिर एडमिशन हो जाता है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। जी। अच्छा। ओके श्योर। अच्छा सर, ये मैं अगर अगर आप इजाजत है मैं इसका आंसर दे दूं। जी जी जरूर सर। भाई देखें, कंप्यूटर साइंस में जो है सिर्फ पाकिस्तान साल का 1 लाख ग्रेजुएट पैदा कर रहा है। जो इंडिया है वो 3-4 करोड़ साल का ग्रेजुएट पैदा करता है। तो आप ओवरऑल द वर्ल्ड लेट्स सपोज हर साल 10 करोड़ ग्रेजुएट होता है, तो भाई आप 10 करोड़ बंदों के साथ जिन्होंने 4 साल एक चीज पे लगाए हैं, आप अगर compete करोगे तो आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, अभी आप टेक्नीशियन तो बन गए हैं, लेकिन आप किसी भी चीज की डेप्थ आपको नहीं पता, क्योंकि आपने कोर्स ही नहीं पढ़े हुए। तो व्हाट डज इट मीन कि इट इज नॉट अ राइट डिसीजन फॉर यू। आप एक पढ़े लिखे इंसान है, केमिकल इंजीनियर हैं। आपको पहली तो बात यह है कि आप नॉन टेक नहीं है। दूसरी बात यह है कि केमिकल इंजीनियर उस वक्त तक कंप्लीट ही नहीं होता जब तक उसे कोडिंग ना आती हो इंटरनेशनली। तो आपको आ गई है कोडिंग, और आप थोड़ी सी एआई सीख लें, और फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर को बताएं कि मैं केमिकल इंजीनियर हूं और मुझे एआई भी आती है। क्योंकि इंजीनियरिंग भी जो दुनिया की 80% से ऊपर फंडिंग है वो एआई की तरफ आ रही है। उनके लिए उन्हें वो स्टूडेंट चाहिए जिसे एआई आती हो। जिस तरह भी एक इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ एल पासो टेक्सास में एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने हमारे एक सीएस ग्रेजुएट को अपने पास पीएचडी में रख लिया। क्यों? जो प्रोजेक्ट था वो था यूज ऑफ एआई इन सिविल इंजीनियरिंग, और प्रोफेसर को पूरी दुनिया में बंदा ही नहीं मिला जिससे सिविल इंजीनियर भी हो और एआई भी आती हो। तो उसने कहा भाई मैं सिविल इंजीनियरिंग तो सिखा सकता हूँ, मैं एआई नहीं सिखा सकता, क्योंकि एआई प्रोफेसर को खुद भी नहीं आती। तो आप एआई अच्छी करो, कोडिंग अच्छी करो, हैकाथॉन्स में जाओ, और फिर पूरी दुनिया में केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करो, तो आपको हाथों हाथ ही ले जाएगा। उसके बाद बेशक गूगल ज्वाइन कर लो, आप कर लोगे ज्वाइन। जो आपकी पीएचडी है, पीएचडी केमिकल इंजीनियर ये बड़ी कंपनीज में आते हैं। अभी रिसेंटली जो गूगल का वर्ल्ड वाइड हेड था डाटा एनालिटिक्स का, वो केमिकल इंजीनियर था। मेरे बात की समझ आई है आपको? अच्छा मैंने जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिया है, क्योंकि मेरी स्किल्स अच्छी थी एज अ कोडर। तो अभी जो मैंने जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर्स, इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी सीवी में या शो कर रहा हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग की है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट अगर मैं ऐसी जगह अप्लाई करता हूँ जहाँ केमिकल इंजीनियर्स को एआई की या कोडिंग की जरूरत है, तो वहाँ भाई मोस्ट आप प्रोबेबली मेरा दुनिया चांस में आएगा, राइट? दुनिया में जिस प्रोफेसर ने नहीं भी एडवर्टीज किया हुआ, आप दुनिया के हर केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर को बताएं कि मैं केमिकल इंजीनियर हूं और मुझे एआई भी आती है, तो प्रोफेसर आपकी ईमेल देख के फंडिंग अप्लाई कर देंगे कि वाह हमें बंदा मिल गया, तो हम फंडिंग अप्लाई करते हैं, मिल जाएगी। ओके ओके। सही है? तो ये नहीं कि यू आर वन एंड द ओनली इन द वर्ल्ड। ओ ओ आपको ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले लीड कोड कर लीजिएगा, या हैकाथॉन्स में जाएं। और या पाकिस्तान एक्सपीरियंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जी इसलिए ये जो कंपटीशन अभी जा रहा है इसमें जाएं। स्टैनफोर्ड में जाके पढ़ाएं, हार्वर्ड में जाएं, कंपटीशन में विन करें, जो कि हाईकोर्ट गुरु अपने स्टूडेंट्स को लेके जी जाता है, जी। ताकि आपके सीवी पे वो चीजें हों कि प्रोफेसर खुद हाँ भी कन्विंस हो जाए और प्रोफेसर को एडमिशन कमेटी को कन्विंस ना करना पड़े। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर हाँ सोमालिया से कोई ओके। कोई ओ कोई केमिकल इंजीनियर आए और आगे कहे कि भाई एआई मुझे आती है, तो पाकिस्तानी प्रोफेसर उसे सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर उसी के पास स्टैनफोर्ड का ठप्पा हो, जी जी जी। हार्वर्ड का ठप्पा हो, तो फिर आप सीरियस लेंगे। सही 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 है? तो सही। इस चीज पे फोकस करें। तो आई होप इट हेल्प्स। तो ये सब जी लोगों के लिए जिनकी डोमेन कंप्यूटर ओके नहीं है, सेम ओके। एडवाइस है। एंड दैट इज द वे कि आप सोने से ज्यादा कीमती हो जाएंगे। ठीक है? कंप्यूटर साइंस में कभी आके अपनी डोमेन को छोड़ के कंप्यूटर ओके साइंस में आके थैंक कम्पीट यू ना सो करें, मच। बहुत कंपटीशन है।
This is not the right way to do. जी नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी इसमें ऐड करूंगा इसी क्वेश्चन में। अभी मेरा एक प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को अपनी ईमेल की थी। तो अब उस प्रोफेसर ने मेरी ईमेल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक प्रोफेसर था, उसको मेरी ईमेल फॉरवर्ड की। फिर दोबारा उसने मुझे वापसी जो है ईमेल की कि तुम्हारा जो है बैकग्राउंड है एआई के अंदर, तो मुझसे इंटरव्यू करो। तो फिर मेरा उस प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू भी हुआ था। तो आइडिया क्या है कि अब उस बंदे को वो बंदा नहीं मिला जिसके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी हो और एआई का भी हो। तो अगर वो हो जाता तो वो उसको प्रेफर करता, लेकिन उसने कंप्यूटर साइंस को प्रेफर किया, मतलब इंटरव्यू करना। तो इस वजह से अगर आप अपने फील्ड के अंदर एआई और कोडिंग सीख लेते तो फिर जो है आपका मतलब कंपटीशन ही नहीं है, तो आप फिर वो यूनिक बंदे हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सर मैं BScs की स्टूडेंट हूँ और अभी लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो सर मेरा GPA 2.64 है और रिसेंटली मुझे iCode गुरु के बारे में पता चला है। तो सर मेरा रोड मैप है फुली फंडेड स्कॉलरशिप को क्रैक करना, बट मेरा GPA बहुत लो है और अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो अगर इस सेमेस्टर में मेरा GPA इम्प्रूव भी हो जाता है तो मे बी 2.8 या 2.9 हो, तो इसके बाद सर मुझे जॉब भी करनी है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। तो मेरे लिए क्या सजेशन है कि 3 से बिलो लाइक 2.9 या 2.8 GPA हो तो क्या स्कॉलरशिप मिल जाती है? अच्छा, मैं ना इसका आपको ना एक आंसर करता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपका सीजीपीए जो है वो कम है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, 4 आउट ऑफ 4 भी लें, तो 3 नहीं क्रॉस होने वाला। ठीक है। अब उसके बाद ये फाइनेंशियल इश्यूज एक बंदे को नहीं होते, सब बंदों को होते हैं। ठीक है। अभी आपने डिसीजन लेना है कि व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। ठीक है। तो अब एक प्रोसेस ये हो सकता है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एमएस में एडमिशन ले लें। ठीक है। तो 1 साल आप उसके ऊपर मेहनत करें और सीजीपी अच्छा लो, और साथ साथ 1 साल जो है वो आप अपनी स्कॉलरशिप प्रिपेयर करो। 1 साल के बाद आप, क्योंकि अमेरिका में 1 साल पहले एडमिशन होते हैं, तो अभी अगर आप देखें लास्ट सेमेस्टर में तो आपके पास एक एक या 1.5 साल का टाइम है। तो इस टाइम के अंदर आप उसके फौरन बाद एमएस में एडमिशन लें, जीपीए अच्छा लें। तब तक आप एक, अगर आपकी जीपीए इतनी है तो मुझे लग रहा है कि आपकी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं होगी, तो आप वो कोडिंग सीखें, हैकाथन में जाओ, प्रोफाइल अच्छी करो। ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर दो। तो फिर ये 2 साल का प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट है वो आएगा। अच्छा, अब मैं आपकी बात के ऊपर आता हूँ कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल ऐसे ही है, सबको प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने लाइन इसलिए लिखी है, बी रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर अ वाइल एंड कंकर द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स सर होती हैं यहाँ पे। जी। मैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से BS कर रही हूँ और लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद मेरा जब प्लान बना हाईकोर्ट गुरु के बारे में मुझे पता चला और इस चीज़ का इल्म हुआ है कि GPA काफ़ी लो है, तो मेरा प्लान ये है कि अगर GPA 3 से क्रॉस नहीं हो सकता इस सेमेस्टर में तो एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो लगा लूँ। और अभी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से BS कर रही हूँ और MS करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अभी थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और BS के बाद MS में एडमिशन लेना ये मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हाँ बिल्कुल ही, अगर आप कोर्सेज रिपीट करके आपका जीपीए इंप्रूव होता तो लाजमी करें। जितने रिपीट कर सकती हैं सारे करें, और कोर्सेज और जीपीए अच्छा करें। अगर सर अगर इसके बाद मैं साथ में जॉब भी करूँ, साथ में iCode गुरु पे जो है वो टाइम भी दूँ, तो क्या ये मैनेज हो जाएगा? हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्कूल में ना मेरे साथ एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था स्कूल लाइफ में। वो उसका वालद रेडी लगाता था। उसने 5वीं के बाद वालद के साथ रेडी पे खड़ा होना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जी फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हैं, तो मैं बिजनेस भी सीख रहा हूँ, साथ में अपना पढ़ाई भी करूंगा। तो वो साहब आज भी रेडी लगाते हैं। इसी तरह मेरे साथ मैट्रिक में स्टूडेंट थे, उन्होंने मैट्रिक के बाद काम करना शुरू कर दिया, तो वो आज भी वही काम करते हैं। तो ये जो डिग्रीज हैं ये फुल टाइम डिग्रीज डिजाइन की गई हैं दुनिया के माहिरीन तालीम ने, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ने। अगर आप इन्हें पार्ट टाइम बनाएंगे तो आपको रिवार्ड भी पार्ट टाइम मिलेगा। तो
जो स्टूडेंट फुल टाइम हाई कोर्ट गुरु पे 3-4 महीने में अचीव करता है, अगर आप जॉब करेंगे तो आप वो 10-15 साल में अचीव करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, ये मैं एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास जो एनर्जी है, जब आप 80% एनर्जी जॉब पे लगाएंगी तो 20% एनर्जी से आपको कोई फायदा नहीं। ये बात आपको करनी है। देयर इज नथिंग फ्री इन लाइफ। तो आप ये बात याद रख लें कि आप, ये अभी आपका टाइम है, आपकी लाइफ है कि आपने पूरी उम्र 30-40 हजार रुपया कमा के तो महीने के एंड पे दिन गिनने हैं, या आपने करोड़ों रुपए की सैलरी लेके अपनी टर्म्स के ऊपर लाइफ जीनी। चॉइस इज योर्स। बाकी ये बात याद रखें कि फाइनेंशियल क्राइसिस हर बंदे को पूरी उम्र रहती है, ये जस्ट एक फीलिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब करती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि, देखें, जॉब के बगैर आपका जीपीए 3 से कम है, जॉब के साथ आपसे इतना जोर भी नहीं लगना, तो आपकी परफॉर्मेंस और नीचे जाएगी। वी शुड बी रियलिस्टिक। डज इट मेक सेंस? यस सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं कोर्सेज रिपीट करूं, 1 या 2 सेमेस्टर और लगा लूं एक्स्ट्रा, तो इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कि काफी सब्जेक्ट मैंने रिपीट हुए हैं मैं और के नहीं, लिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल हेल्प यू। और मैंने खुद आपको ये एडवाइस किया कि कोर्सेज रिपीट कर सकते हैं तो लाजमी करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। उसमें बंदा अपनी एसओपी में एक्सप्लेन कर लेता, स्टोरी बना लेता है कि शुरू में घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, आई वाज नॉट एबल टू फोकस, लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो देखे मैंने कोर्स रिपीट किए और मैंने फिर सब में अच्छा बैंड लिया, तो वो बड़ी अच्छी स्टोरी बन जाती है। सही है, तो वो एक्सप्लेनेबल हो। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, बसिया आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और मेरा भी यही मतलब ड्रीम है कि मैं अमेरिकन कंट्री से जो है ना वो मास्टर्स करना चाहती हूँ या आगे पीएचडी। तो मैंने आपसे यही पूछना था कि आप मुझे कोई इनिशियल स्टेप्स या कुछ रेकमेंड करेंगे जो मैं अपनी इन स्टडीज के अलावा एक्स्ट्रा करूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो एट द टाइम ऑफ अप्लाई। मैम पहली बात तो ये है कि आप लकी हैं कि पहले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछ रही हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो मुझे नहीं मिला था इनिशियली, तो मैंने कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, मतलब टकरे खा खा के वो चीज़ें मैंने लर्न की हैं सिस्टम से। ठीक है, जहाँ से मुझे मिलने को सीखने को मिलता मैं वहाँ पे पहुँच जाता था। अब आपके पास हर चीज़ है। अब आप फिलहाल अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करें फुल टाइम। ठीक है, और साथ एक महीने के अंदर एक हैकाथॉन ज्वाइन करते रहें और जाके बस ये देखें कि हो क्या रहा है, बस उनके साथ बातचीत करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रही होंगी, फिर आप लिंक्डइन के ऊपर उसकी पोस्ट करें, आपकी राइटिंग स्किल्स हो रही होंगी। तो 1 साल आप ऐसे लगाएं तो 1 साल के बाद आप वैसे ही क्राउड से बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैंने स्टूडेंट को जाना है। अब स्टिल मेरा जो छोटा भाई है अभी वो 3rd सेमेस्टर के अंदर है, लेकिन उसके 300 से ज्यादा लीड कोड के क्वेश्चन है, उसने हैकाथॉन भी जीते हुए हैं। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, लिंक्डइन के ऊपर राइटिंग भी अच्छी करते हैं। अब उसकी रीजन क्या थी, मैं वो सिस्टम से गुजरा था, मैंने ये चीजें जो आपको बताई वो उसे बताई, तो उसने वो कर ली। अगर आप भी करेंगी तो फिर आप भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लीड कोड के ऊपर करें, वंस अ मंथ हैकाथॉन जाएं, और लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लिखें, वीक के अंदर 2-3 पोस्ट लिखते रहिए। और जिन बंदों के साथ काम किया लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन लें, तो देन यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी, नॉर्मल एफर्ट करनी है। और जब एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम पे फोकस करना है। तो जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो इन चीज़ों के ऊपर लगाएं, तो अब आराम आराम से डिग्री पूरी करें, एंड तक आप वैसे मतलब आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगी। और स्कॉलरशिप लेना कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी टाउन के अंदर है या विलेज के अंदर है, वहां से जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जो जो स्टूडेंट नहीं जाते वो कहते हैं ओ वाह, ये जो बच्चा है ना ये यूनिवर्सिटी में चला गया है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात फील की जाती है। तो अब यहाँ से अमेरिका जाना भी बिल्कुल ऐसे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, अगर आप काम करें तो आप जा सकती हैं।
ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन ये टाइम लेता है। इस वजह से इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें। जी, मैम बाकी जी इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर मुझे जिंदगी दोबारा चांस दे तो मैं रोजाना, क्योंकि मैं इतना जीनियस भी नहीं हूँ, मैं कामचोर भी हूँ, तो मैं रोजाना आई कोड गुरु की किसी एक क्लास में जाके एक दो लीड कोड के क्वेश्चन कर लूंगा। मैं महीने में जो आई कोड गुरु अपनी हैकाथॉन में लेके जाता उसमें चला जाऊंगा, और बाकी मैं अपना सीजीपी अच्छा रखूंगा। तो आप इस तरह कर रहे हैं तो आप 2 साल बाद ही, यानी कि 2 साल बाद आपकी 24 इंटरनेशनल इवेंट होने चाहिए, जिसमें 24 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे, 24 इंटरनेशनल टीम्स के साथ। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप हर महीने एक अननोन टीम के साथ बैठ के काम कर रही होंगी, तो यू विल बिकम अ वर्ल्ड क्लास डेवलपर। और सीजीपी अपना अच्छा रखें, 3.5 से ऊपर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर शहजाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर अहमद जगह को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन यही जॉब से रिलेटेड है। मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तकरीबन 100 लीड कोड प्रॉब्लम्स है मेरी, और मैं फ्रंट एंड पे जॉब भी कर रहा हूँ। तो सर मैं ये पहले तो समझता हूँ कि जाहिर है जो स्टूडेंट फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसके ज़्यादा चांसेस हैं उसके जो के जॉब भी कर रहा है साथ में। लेकिन सर अगर मैं मतलब 2-3 साल सीजीपी और लीड कोड पे फोकस करता हूँ, लास्ट ईयर मैं अगर जॉब खत्म करके फुल टाइम इस पे फोकस करूं, तो सर क्या इसका कुछ हो सकता है? या बाकी मुझे बताएं रोड मैप के जॉब के साथ कैसे कर सकता हूँ इसको। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मेरा नाम से ही प्रोनाउंस करना है, अहमद जज्जा, सही है। और उसके बाद मैं आपको जानता हूँ, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे टैलेंटेड हैं, आपको काफ़ी काम आता है। तो अब आपने करना क्या, सिर्फ 2 महीने चाहिए आपको, 2 महीने में आपका लीड कोड अच्छा हो जाना है। आप कुछ हैकाथॉन में जाओ तो यू आर ऑलरेडी ऑन टॉप, ठीक है। तो बाकी अभी सेमेस्टर कौन सा है आपका? जी शहजाद, सेमेस्टर कौन सा मिला आपका अभी? जी वो मैं उन्होंने म्यूट बताया हुआ कि बता सर। सेमेस्टर सेमेस्टर मेरा सर फर्स्ट खत्म हुआ है, सेकंड स्टार्ट हुआ है। मैंने सर जफर के कहने पे ही वर्चुअल में एडमिशन लिया है, और ये मेरा क्वेश्चन जो है सर जफर से भी है। अच्छा, जी सर, आप भी आंसर कर दें। जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा जरा जल्दी से। क्वेश्चन को साथ ही रिपीट कर दो। जी सर, मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन सर ठीक जॉब है। मजबूरी है, तो बाकी मैंने सुन लिया मैं आपका मतलब। क्वेश्चन, बाकी मैंने कुछ सुन लिया। देखें, आपको पहला तो ये है कि बड़ी स्मार्टली सीजीपी अच्छा रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें बाद में भी हो जाती हैं, हैकाथॉन नहीं हुई बाद में हो जाएंगी, आपको कुछ आता नहीं है वो भी बाद में सीख सकते हैं, सीजीपी इंप्रूव नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि आपने हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट में स्मार्टली सीजीपी पे फोकस रखना है, और लेकिन जो प्रोग्रामिंग वाले हैं उन पे जोर भी लगाना है। दूसरा ये है कि आप लीड कोड के 200-300 सवाल कर लें, तो जब आपको समझ आ जाए ना कि अच्छा प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, तो उसके बाद आप बेशक लीड कोड कम करना शुरू कर दें और बस महीने में एक आधी हैकाथॉन में जाया करें, और साथ साथ जॉब भी जारी रखें। और जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर खत्म हो जाए ना, फिफ्थ सेमेस्टर, तो फिर आपने जॉब बंद करके आइल्स करना शुरू कर देना। सिक्स के एंड पे आइल्स देना है, और उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर देना है। तो जब आपका स्कॉलरशिप हो जाए तो फिर दोबारा जॉब करना शुरू कर देना बेशक। तो वो जो है ना कि फिफ्थ के बेशक मिड में आप जॉब करना बंद करके आइल्स करें अच्छे तरीके से, या ड्यूलिंगो करें अपनी एप्लीकेशन, उस वक्त तक आपकी 20-22 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हो चुकी होंगी, तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा, क्योंकि आप हर महीने हैकाथॉन में जा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर बिल्कुल, मैं काम करता हूँ।
जबरदस्त। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको स्कॉलरशिप के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं और इंग्लिश में जो टेस्ट होते हैं आइट्स और ड्यूलिंगो इसमें प्रॉब्लम, सर मेरा भी सेम सिचुएशन है। मैंने ड्यूलिंगो दिया है, मेरा 115 स्कोर है। और बाकी आई कोड गुरु पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ इस वक्त, और इसके साथ साथ मेरे हैकाथॉन्स भी हो गए हैं। CGPA भी 3.48 है। तो बाकी चीज़ें ओवरऑल ठीक हैं। लीड कोड भी मेरा ऑलमोस्ट 100 हो चुके हैं। तो सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे गाइड कर दें यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से लिस्ट डाउन की जाए। यस यस। अच्छा अच्छा, अब ऐसा है कि अब डुलिंगो का 115 स्कोर भी है, तो इसमें भी यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं जो 115 या इससे कम स्कोर लेती हैं। ठीक है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मीनवाली अगर आप इसको दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं तो कर लें। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं समटाइम किसी ना किसी मॉड्यूल में। तो मुझे सिर्फ रीडिंग में थी, तो ओवरऑल मेरी स्पीकिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो बोलता भी रहता हूँ, तो वो मेरे 6.5 बैंड थे। तो अगर 115 भी है तो इससे कम भी है। अब मेरा ख्याल है जिस यूनिवर्सिटी में मेरा हुआ है तो उसमें 105 या 110 स्कोर चाहिए था। ठीक है, तो 100 आप क्या करें कि यूनिवर्सिटी शार्टलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शार्टलिस्ट करके जिन जिन यूनिवर्सिटीज में होता है 50 यूनिवर्सिटी या 60 या 70 यूनिवर्सिटीज, अब वो आप यूनिवर्सिटी शार्टलिस्ट कर ली। अब मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल तगड़ी हो, ताकि आप उनमें अप्लाई करें और आपका हो जाना चाहिए। फिर आप उनके प्रोफेसर को रीच आउट करो, PhD स्टूडेंट को रीच आउट करो। मतलब जितना ज्यादा रीच आउट करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं। तो हो सकता है किसी न किसी जगह पे हो जाए। तो अब ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट कर गई थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी शार्टलिस्ट की, इवन के 10 यूनिवर्सिटी शार्टलिस्ट की। उनमें मैंने 7 में अप्लाई किया था, तो मैं उन 7 के PhD स्टूडेंट को रीच आउट कर रहा था। मुझे पता था कि उनसे पता चल रहा है कि क्या सिनेरियो है, तो वो लकीली ये काम कर गया मेरे लिए प्रोसेस, और वो मेरा वहाँ पे हो गया। लेकिन स्टिल जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया उनमें भी मुझे उम्मीद है कि मेरा दो दो तीन शायद ऑफर और आ जाए। लेकिन स्टिल ये मैं सोच रहा हूँ ना, तो अब बाकी चीज़ें नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हो गया एडमिशन तो काफ़ी है। तो 115 के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो आप कर लें। सर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया राइट? मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अप्लाई किया है, तो मैंने रीच आउट भी किया है प्रोफेसर को। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने रीच आउट कर रहा था। साथ मैंने ये सोचा था कि अगर मैं रीच आउट करता रहूँ और प्रोफेसर ना मुझे मिले तो मेरा स्प्रिंग इनटेक निकल जाएगा, तो इस वजह से मैंने किया था। अब फाल है तो फाल में तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें हर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, बेशुमार चीज़ें हैं। सही है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और सर मैं लिस्ट डाउन ऐसे कर लूँ यूनिवर्सिटीज़ को कि जो जो यूनिवर्सिटीज़ ड्यूलिंगो का 115 स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं मैं वो लिखता दूँ। इसके अलावा कोई इसमें कोई फ़िल्टर ऐड करूँ सर, या इट्स इनफ? नहीं, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, खुद जाके सारी यूनिवर्सिटीज देखें और देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मल्टीपल चीज़ें देखी थी कि जिनमें इतनी GPA भी चल जाए, और जो है मेरा ये बैंड, ये जो जितना स्कोर है ये भी चल जाए, तो इसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आप स्कोर को इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं 6 सेमेस्टर में हूँ और मेरी CGPA तो मतलब माशाल्लाह 3.97 इस वक्त चल रही है। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैंने प्रोग्रामिंग में बहुत ध्यान मतलब ना देने के बराबर ही दिया है। और अभी ये एल्स वगैरह ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी अभी तक मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं है। तो क्या ये मैं 1 साल के अंदर कवर कर पाऊंगा? मेरा 6 सेमेस्टर भी चल रहा है। अच्छा, तो CGPA कितनी है आपकी अभी? सर मेरी 3.97 है। CGPA तो आप, फिर तो आपका बाकी होगा एडमिशन। आपने बस चीज़ें अलाइन करनी है। अलाइन करने का मतलब क्या है कि आप 2 माह, अगर मेरा ख्याल है कि 3 माह बंदे के लिए काफ़ी होता है, लीड गुड कर लेता है अगर बंदा फुल टाइम फोकस के साथ करे। और इसकी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। अब मैंने हसन महमूद का बताया, 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उससे वो ऐसे काम किया और वो
हो गया है, सही है। तो ये चीजें होती हैं। तो 1 साल है तो 1 साल में हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, 6 मंथ भी इनफ है। अब हम आईकोड ग्रुप में हमारे पास नुमान मनीब है, तो उनको भी आई थिंक 5 to 6 मंथ हुए हैं, सही है। तो ये चीजें हैं, तो आप इनके ऊपर काम करें तो उम्मीद है कि हो जाएगा। तो बाकी ये है कि वो वेबिनार देख लें सर जफर के, जो 3-4 हैं, वो थोड़े लंबे जी होंगे, उसको देख के आपको सारी चीज़ों का आइडिया होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट करें। जी सर, एक और क्वेश्चन भी है कि फॉर एग्जांपल अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और जो अप टू डेट हैं वो ज़्यादा करें या बेसिक से सी से स्टार्ट करना पड़ेगा? अच्छा, मेरी बात सुने। अब मैं आपको ये कह, अगर मैं आपको उर्दू में आंसर दूं या इंग्लिश में आंसर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं, हमने कंप्यूटर से बात करनी है, जिस मर्जी जबान में बात कर लें, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जब आप एक लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं, तो फिर दूसरी लैंग्वेज में भी वही है। तो वो आपका 2 दिन का काम है, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, अच्छे से मेरा लीड कोड आता है आपको, सही है। अब मेरी बात सुने। अब हम बोल बोल के हमें आइडिया हो गया है कि हम उर्दू बड़े अच्छे से बोल लेते हैं, जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो इंग्लिश ही बोल लेते हैं, क्योंकि हमने वही बात ट्रांसलेट करना होती है। अब एक जो बच्चा है छोटा, अब वो उर्दू ही नहीं सही तरह बोल रहा है तो इंग्लिश कैसे बोलेगा? बात क्या ही समझ। तो इस वजह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऐसे ही हैं। तो इस वजह से आप एक लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें, पाइथन के ऊपर कर लो, लीड कोड कर लो, तो उसके बाद फिर जी। प्रॉब्लम है आपके लिए। और सर मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली अब मैं उन पे मतलब कि जस्ट सीजी पे मेंटेन करने करूं, बाकी ज़्यादा कोशिश इसी पे करूं ना कि प्रोग्रामिंग और जो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह एल्गोरिदम्स हैं। अब बिल्कुल लीड कोड के ऊपर फोकस, ये सीजीपी तो आपकी पहले बहुत ऊपर है, सही है। तो आई थिंक जितनी आपने बताई है, तो अगर मेरी सीजीपी इतनी होती ना 3.9, तो मैं स्टैनफोर्ड में अप्लाई कर देता और मेरा हो जाना था, बिलीव मी। हम्म, अब हमारे जी। पाकिस्तान से गया स्टूडेंट एक स्टैनफोर्ड में ना, तो जी सर। मतलब ऐसे लोग जाते हैं, बिलीव करना पड़ता है पहले आपको अपने आप पे ना, फिर लोग यकीन करते हैं। तो अगर मेरी इतनी सीजीपी होती तो मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता, मुझे पता था हो जाना है। लेकिन अब मेरी सीजीपी कम थी, तो मुझे पता था कि मेरा नहीं होना। तो फिर मैंने जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में उस उनमें कर लिया, ताकि एटलीस्ट मुझे एडमिशन तो मिले ना। तो आपकी जो सीजीपी बड़ी अच्छी है, तो आपने बस अलाइन करनी है चीज़ें, और वो वेबिनार देखें, उनसे वो चीज़ें ग्रैब आउट करें और काम करें बस। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। जी सर, अदील आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। जी जी मैम, सायरा आप क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। मैंने अभी बीएस कंप्यूटर साइंस में भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 3.9 की जीपीए। और इसके अलावा मैं एज अ मतलब रिसर्च राइटर जो है ना, एक कंपनी के साथ काम भी कर रही हूँ। मतलब अभी जस्ट स्टार्ट की है। तो मुझे एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये था, लाइक मैंने एमएस करना था ना, मतलब लाइक किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, मतलब जो कि आउट ऑफ कंट्री। लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब कैसे करूं। और अक्सर में क्या होता है कि आइलेट्स वगैरह मतलब मांगते हैं, तो आइलेट्स मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। और लाइक आइलेट्स की फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो दूसरा ये है कि अगर हम आगे मैं मतलब अपने स्टडी की जर्नी को कंटिन्यू रखूं, तो विच वन इज़ बेटर, लाइक डेटा साइंस या फिर एआई? क्योंकि मैंने अपनी जो हमारे प्रोफेसर थी, वो भी एआई के मतलब वो है ना, सॉरी मतलब उन्होंने भी ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की हुई है ना पीएचडी। तो उन्होंने कहा था कि आप अप्लाइड एआई में जाएं। तो आप क्या कहेंगे, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? इसके अलावा दूसरा ये है कि मैंने मतलब मेरी जो लैंग्वेजेस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्किल्स हैं वो सारी मतलब बेसिक है ना। मतलब जो ड्यूरिंग स्टडी हमने पढ़ी थी, मतलब वो सारी मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। दूसरा मैं एज अ मतलब लाइक वेब डेवलपर मतलब बिगनर लेवल पे, नॉट मतलब वो उस तरह हायर लेवल पे नहीं हूँ। मतलब वो भी मैं साथ साथ करती रही हूँ। लेकिन मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। अच्छा, तो अब फर्स्टली बात तो ये है कि आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, आपने सीजीपी अच्छी ली है, ठीक है। अब एक बात है, आप जॉब जो है जो कर रही हैं उसको ना करें, अगर आपने बाहर जाना है, ठीक है।
तो जिससे आप अगर आइल्स नहीं देना चाह रही तो कोई बात नहीं, आइल्स की फीस आई थिंक 60-70 थाउजेंड होगी। तो अगर आप वो नहीं कर, आप डुलिंगो कर लें। डुलिंगो आप, मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में दे देंगे आप, और आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। आप, आपकी सीजीपीए भी अच्छी है, मतलब आपकी स्किल्स अच्छी है, तो आपने सीजीपीए अच्छी ली है ना, तो आपको पढ़ना लिखना आता है तो फिर ही लिया है ना। तो फिर आप 2-3 दिन यस में सर। डुलिंगो टेस्ट दे सकती हैं, और उसकी फीस भी होगी 21-22 हज़ार। और मतलब 70-80% यूनिवर्सिटीज जो है एडमिशन देती हैं। तो आप वो करके और उसके बाद अपनी चीज़ों को अलाइन करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अब देखें ना, अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ थी? मुझे प्रॉब्लम सिर्फ थी जीपीए में और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। जब वो मेरी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो मेरी चीज़ें ठीक थी ऑलरेडी, तो वो मेरा एडमिशन हो गया। तो आपका भी ये है कि सीजीपी ऑलरेडी ज़बरदस्त है, जो मेन पॉइंट है ना। तो उसके बाद आप सिर्फ अप्लाई करना है चीज़ों को अलाइन करके, तो दैट्स इट। तो इससे आप करेंगे यस कैसे? सर। अगर आईकोड गुरु के ऊपर रेगुलर रहेंगे तो फिर वैसे नहीं होगा, क्योंकि वैसे बंदा कहता है मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ, तो वो नहीं होता। यस सर। सर मैंने वैसे भी मलेशिया की यूनिवर्सिटी है उसके लिए मैंने अप्लाई किया था एमएस के लिए ना, तो लेकिन उन्होंने फिर मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था। लाइक मेरी इंग्लिश स्पीकिंग का इशू बहुत था। लाइक मैं मतलब लिख लेती हूँ सही, लेकिन मुझसे बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो और दूसरा ये था कि उस टाइम मेरे पास वो रिसर्च वाली स्किल्स भी नहीं थी ना, तो इस वजह से मैंने फिर जो है ना थोड़ा सा अपने आप को एक रिसर्च वाली राइटिंग वाली जॉब में लेके आई हूँ, ताकि थोड़ी सी मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाए। तो मुझे अक्सर सबसे ज़्यादा जो आजकल मतलब टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा लोग जो है ना प्रेफर करते हैं, जो कि जिनको ये जिन्होंने रिसर्च वर्क किया हो, मतलब लाइक इस तरह। अब मेरा कोई रिसर्च वर्क नहीं है, तो प्रोफेसर ने मुझे, बस मैंने इंटरव्यू दिया था, उसने कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसने कहा था कि आ जाओ मेरे पास। ठीक है, तो ये उसका आंसर था। अब जिससे आप एआई की बात कर रही थी, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एआई की फील्ड में जाऊं। अब लकीली ऐसा हुआ कि मैं, मतलब मेरा फुली फोकस था कि मैं एआई में जाना है। अब वो मुझे एल्गोरिथम वाला मिल गया, तो उसकी वजह से मेरा उसके इंटरव्यू हुआ, तो और मेरे अप्लाइड एल्गोरिथम के अंदर है। तो आइडिया क्या है कि आपको जहाँ भी पीएचडी मिलती है आप वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, और यूएस बेस्ट ऑप्शन है, आप टाइम ना वेस्ट करें दूसरे कंट्रीज के ऊपर। यूएस में एडमिशन हो जाता है, बहुत इजी है, आपने अगर चीज़ों को अलाइन कर लिया हो। अगर मैं दोबारा करूँ ना प्रोसेस, मुझे कुछ भी ना आता हो, तो मेरा ख्याल है कि 1 साल के अंदर मैं सारी चीज़ें करके मैं एडमिशन ले लूँगा। क्योंकि वो एक प्रोसेस समझना मुश्किल होता है सिर्फ, कि कैसे चीज़ें होती हैं। अगर वो समझ आ जाए तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर आप आईकोड ग्रुप पे आ रही हैं और रेगुलर रहे, हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखेंगे क्या हो रहा है, जब आपको सिस्टम समझ आ जाए, सीजीपी आपकी पहले बेहतर है, बस चीजें अलाइन करनी है, तो फिर आपका एडमिशन भी हो जाना है। ठीक है, तो जी एक ठीक बात है। हमेशा माइंड में रखें कि आप, यू आर दी वन, जिसको खुद के ऊपर पहले बिलीव करना है, लोगों ने बाद में करना है। तो अगर आपको बिलीव है आप कर लेंगे, तो फिर आप कर लेंगे। तो ये चीज माइंड में रखनी है, बाकी बेहतर है सही। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मेरा सवाल था कि बेसिकली मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था यूएस के अंदर, मुझे हम्म। एक्सेप्टेंस भी आ गई थी और मैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जा रहा था। और हम्म। रिसेंटली मैंने F1 इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे से 2 सवाल पूछे थे और रिजेक्ट कर दिया था मुझे। तो उसके, हालांकि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जितनी मेरे I-20 पे लिखी हुई थी उससे डबल अमाउंट मैंने शो की हुई थी। तो अब दूसरी दफ़ा मैं अगर मैं सोचा कि इंस्टेड के खुद सेल्फ फाइनेंस की तरफ से इसकी जगह मैं जाऊँ कि इसी तरह की फंडेड मुझे स्कॉलरशिप मिलती है तो मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग दोबारा से हो, ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मेरा पहली F1 रिजेक्शन की वजह से मुझे एप्लीकेशन में इफेक्ट आएगा अगर मुझे इन केस कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है? और अगर मैं अगले इनटेक के लिए अप्लाई करता हूँ, फॉल इनटेक के लिए, तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है प्रोफेसर को ईमेल करने का और सारी चीज़ें? अब देखिए, मुझसे उसने पूछा ही नहीं था कि आपका पहले इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। अब अच्छा, उसने आपका मुझसे, वैसे फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था। अब वो जस्ट यही जानना चाह रहा था कि आपको फंडिंग कौन कर रहा है। अगर तो मैं कहता कि भाई मैं कर रहा हूँ खुद फंडिंग, या मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, तो फिर शायद मेरा भी रिजेक्ट हो जाता। क्योंकि उस केस में उनको पता है कि पाकिस्तान में मोस्टली मिडिल क्लास जो है लोग वो रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो मोस्टली वीजा वीजा रिजेक्शन की जो रेशियो है ना वो ज्यादा है, जो सेल्फ के ऊपर जा रहे हैं। तो वो लकी को बंदा जा सकता है उधर। ठीक है, अब मुझसे पहले 3 बंदे थे, मेरा ख्याल है कि वो सारे सेल्फ वाले थे जिनका रिजेक्ट हुआ था। अब मेरा फुली फंडेड था, तो उसने बस ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन फंडिंग कर रहा है, तो मैंने कहा मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो फिर उसने दोबारा पूछा कौन, मैंने कहा यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो बस ये उसने क्वेश्चन पूछा, बाकी वो बेसिक थे, मतलब क्या किया है, क्या करने जा रहे हो, बस ये चीज़ उसने पूछी। तो उसने कहा ठीक है आपका हो गया।
और मैं भी शौक था कि बस यही, मैं तो 10 दिन प्रिपेयर करके गया था कि इंटरव्यू में क्या 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 सारे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, लेकिन उसने कुछ पूछा ही नहीं है। तो 2-4 उसने क्वेश्चन पूछे हैं। वो मेन जो चीज़ जानना चाह रहे होते हैं कि क्या आप फंड कर सकते हो खुद को। तो जब सेल्फ है तो फिर उसमें जो है ना कुछ नहीं कह सकते। सही है। फुली फंडेड के केस के अंदर भी F1 रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं? फुली नहीं फंडेड मिलती, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये बंदा टैलेंटेड है, इसको ये स्कॉलरशिप मिली है, और जानबूझ के नहीं रिजेक्ट करते आपको। ठीक है। तो अब जिस तरह की मेरी सारी प्रोफाइल रेडी है, तो ऑलमोस्ट मैंने आर्ट्स वगैरह हर चीज़ दी है, क्योंकि मैंने पहले भी एडमिशन यूनिवर्सिटी में लिया है। अब मुझे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर पहले प्रोफेसर को ईमेल करनी चाहिए? प्रोफेसर को रीच आउट करिए, अभी सीजन चल रहा है रीच आउट वाला। तो आप भी रीच आउट करें प्रोफेसर को। जब आप प्रोफेसर को रीच आउट करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो फिर आपको फंडिंग भी मिल जाएगी। फंडिंग मिल जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि वीजा इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ठीक वो है, पूरी पिछली मेहनत तो करें ना, प्रॉपर तरीके से जाएं, तो फिर उम्मीद है कि हो जाएगा आपका। अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है। मैं भी अब आपकी तरह यही सोचता कि मेरा वीजा जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर तो मैं मेहनत ही ना करता। आप सिर्फ अगले प्रोसेस के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अब बेसिकली प्रोफेसर्स को ईमेल रीच करने के लिए वेयर क्या मतलब वो पैटर्न होता है ईमेल का? किस तरह से ईमेल हर प्रोफेसर को आप डिफरेंट ईमेल लिखते हैं या एक आपने टेम्पलेट बनाया हुआ था? अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कितनी ईमेल करनी है हमने ये। नहीं, मैं ईमेल पूछ रहा हूँ, ईमेल का फॉर्मेट क्या था? मतलब आपने डिसाइड किया था पहले कि मैंने एआई में जाना है या डाटा साइंस में जाना है, और एक अच्छा, ईमेल लिखी मैं थी आपको और मजे की उसी बात बताता हूँ। अब मैं हर प्रोफेसर को ईमेल कर रहा था कि मैंने ये में जाना है। ठीक है। ठीक है। तो अब वो मेरी किस्मत में यही था कि एल्गोरिथम्स, तो वो अच्छा हुआ। और वो मेरा जो है ना वो हो गया टाइम के ऊपर ना। वो वो मेरा एआई के ईमेल के रिस्पॉन्स के ऊपर आपको एल्गोरिथम्स के अंदर उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया? अच्छा, ईमेल अब आपके एआई वाले का? आपने ना लाइन करना होता है बैकग्राउंड। अब मेरा जो बैकग्राउंड था वो मैं उसको एल्गोरिथम के साथ भी लाइन कर सकता था, क्योंकि मैंने लीड आउट किया हुआ है। अब एआई के साथ भी कर सकता है, क्योंकि मैंने हैकाथॉन में किया हुआ है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेन जो बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको जिस चीज़ में मिले और वो ले लो और चले जाओ बाहर। ठीक है। तो आप जब आप वहां पे चले जाते हो ना, वहां पे जाके भी आप अपने प्रोफेसर को चेंज कर सकते हो, इवन कि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। मेन ये है कि ठीक है। आपको यूएस में जाना है, जैसे भी जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा ईमेल का फॉर्मेट बताएंगे? आप ईमेल में क्या लिखते थे? मतलब एक ही ईमेल लिखते थे हर प्रोफेसर को या डिफरेंट कस्टमाइज्ड ईमेल लिखते थे हर प्रोफेसर को? आप एक ईमेल लिखोगे तो वो जेनेरिक होगी। मतलब हम्म। हाँ, कुछ चीजें आप ऑलरेडी सेट कर लें पहले, लेकिन मोस्टली कोशिश करें कि वो थोड़ी सी ना पर्सनलाइज्ड हो। पर्सनलाइज्ड होगी तो फिर वो अगला बंदा रिप्लाई करेगा। उसको पता है जेनेरिक है तो वो भी नहीं रिप्लाई करे, उसे कहेगा ये हर बंदे को भेज रहा है, स्पैम कर रहा है। तो ये रीजन होती है। तो इस वजह से आप उसका अगर थोड़ा सा एक आध पेपर पढ़ लें, या क्लोजली आप उसको लिखें कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, मैं इसमें ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ब्ला ब्ला, तो फिर वो रिस्पॉन्स कर सकता है आपको ना। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, यही सवाल था मेरा फिलहाल। हाँ, ओके, ये वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लास्ट ईयर बैचलर हुआ था और 1 ईयर का मैंने एक्सपीरियंस है मेरा मंच स्टैक में। तो मैं अभी 10 डेज से आइलेट्स की तैयारी कर रहा हूँ। सर जफर ने कहा था कि 1 मंथ में आपने इसको आइलेट्स की तैयारी करके तो ये देना है टेस्ट। तो मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं प्रिपरेशन में, तो मैं इसको 1 मंथ में वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा। तो मैं साथ में अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग भी अभी कंटिन्यू करूँ कि क्या आप इसके बारे में मुझे बताएं? अगर तो आप आइल्स कर रहे हैं तो फिर आइल्स करना चाहिए ना। अच्छा, मैं जो अब देखे ना, आइल्स के ऊपर टाइम लगता है ज्यादा, डुलिंगो के ऊपर टाइम लगता है कम। ठीक है। और डुलिंगो की फीस भी कम है, आइल्स की फीस भी ज्यादा है। लेकिन आइल्स 100% यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होता है, वो 70 to 80% में। अभी आप लोग अपनी चॉइस है कि आप किसको कर सकते हो। जो डुलिंगो है वो जल्दी हो जाता है। अगर मैं दोबारा जाऊँ, मेरे पास कुछ भी ना हो, तो मैं चुप करके डुलिंगो दे दूंगा 3-4 दिन के अंदर, और मेरा वो स्कोर आ जाएगा इनफ। तो उसकी बेस पे मैंने अप्लाई कर देना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये भी समटाइम सोच रहा था कि मैंने वो दो दो डाइमा लगाए उसके ऊपर, आइल्स के ऊपर, उसकी बजाय मैं डुलिंगो ही कर लेता, वो मेरा टाइम बच जाता, उसमें और चीज़ें कर लेता, क्योंकि उस टाइम में मैंने और चीज़ें नहीं की थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो लेकिन आप अभी आपकी अपनी चॉइस है, आइल्स करना है या डुलिंगो करना है,
इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि आईएल्स में प्रॉब्लम हो रही है और किसी मॉड्यूल में मसला आ रहा है, तो फिर आप 2-3 जो है ना मॉक टेस्ट दे लें उसके डुलिंगो के, उसमें देखिए कितना स्कोर आ रहा है। अगर आपका 120 के राउंड आ रहा है तो आप फिर 3-4 दिन में उसकी प्रैक्टिस करें। एक टीचर लू का यूट्यूब पे चैनल है, उसको सर्च करें और उसके बाद आपका स्कोर इम्प्रूव जी हो जाएगा, तो फिर आप वो भी दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन जी यू, ठीक है। चॉइस है। मैं जी ठीक है। मैं आइल्स तो साथ करूँ, मैं ये बस ये पूछना चाह रहा चाह रहा था कि मैं साथ प्रोफाइल बिल्डिंग भी कंटिन्यू करूँ कि आइलेट्स की बात नहीं, करूँ। आइल्स कर लो, फिर आप वो रह जाओगे ना बीच में, वो फिर मसला हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका माइंड चला जाएगा। तो फिर अभी फिर मेरा नेक्स्ट ईयर होगा ना एडमिशन, मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगा ना। नेक्स्ट ईयर क्यों, मतलब अभी आपने दिसंबर तक अप्लाई कर देना यूनिवर्सिटीज के अंदर, अभी 3 महीने पड़े हुए हैं हमारे पास। तो आप अगर एक अगले जी साल करते हो तो दिसंबर में डेडलाइन होती है, लेकिन जी आगे भी जाती है। अब हमारे पास जुबैर जी जफर है, मैं ये उनका क्लियर अगस्त पे जाके हुआ था। जुबैर जी मैं जफर ये अगर क्लियर करना हैं। चाह रहा था कि मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। अभी मैं अगर 1 या 2 मंथ में आइलेट्स दे भी 1 मंथ या 1.5 मंथ में दे देता हूँ, तो फिर नेक्स्ट मेरा मैं दिसंबर तक इस ईयर में अप्लाई वगैरह कर सकता हूँ ना। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, जी जुबैर अगर आप हैं तो आप इसको भी थोड़ा सा ऐड करेंगे कि कब तक जो एडमिशन हम ले सकते हैं। आई आई थिंक जुबैर हमारे पास पहले थे, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये है कि आप एडमिशन जो है ना, आप जून जुलाई तक चलते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना डेडलाइंस वो इसमें होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें दिसंबर तक कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दें प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेके। ठीक है। और ये हम पाकिस्तान से ही कर सकते हैं कि और अगर अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैंने 2 मंथ के बाद दुबई चले जाना है, तो हम उधर से भी सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जी उधर से भी कर सकते हैं, इसमें नहीं मसला। ठीक है, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाहजेब नवाज। कांग्रेट्स टू यू अहमद जज्जा। जी थैंक यू जी, क्वेश्चन है तो पूछें आप। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि इसी एक फ्रेमवर्क के जरिए हम जा सकते हैं उधर, या अगर इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो, साइबर सिक्योरिटी में हो। यार पहले कोडिंग सीखो, सही है। जो चीज़ें मेन मैटर करती हैं वो करो, तो वो बात की बात है। पहले आप अपना आइल्स दो और अपनी कोडिंग अच्छे से सीखो, प्रोफाइल बिल्ड करो। तो ये जब काम कर लोगे तो वो बात की बात है, इट डजेंट मैटर। वो आप बाद में कर लोगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यानी जी उसके लिए भी यही प्रोसेस है सारा। यही यही प्रोसेस है, बिल्कुल यही प्रोसेस है। चलें जी, थैंक यू। हाँ भैया अस्सलाम जी, वालेकुम नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा ना रिसेंटली, मैंने अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ और थर्ड में मेरी CGPA जो है 3.4 है, जो रेट कर रही है। तो अभी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज मैंने सीखी है, मतलब जैसे वर्डप्रेस, फ्रंट एंड और इस तरह की। और सर मैंने पाइथन में DSA कंप्लीट किया है और अभी लेट कोड स्टार्ट नहीं किया अभी, मतलब कि लेट कोड स्टार्ट करना। और मैंने हैकाथॉन्स में भी जाना, मुझे उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है। और मुझे कौन से पाथ फॉलो करने पड़ेंगे जिनसे एक मतलब के स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकें या इस तरह के कोई, क्योंकि इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है मुझे, तो इसके बारे में बता दे, गाइडेंस दे दे थोड़ी। आप पहले तो डॉक्टर जफर चांद के वो 4 वेबिनार देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो सारे ये सारे क्वेश्चन के आंसर उधर हैं। चलिए ठीक है, ओके सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी GCUF में 5th सेमेस्टर में BScs कर रहा हूँ और मेरी CGP 3.72 है। सर मैं फ्रंट एंड वन स्टैक मेरे कंप्लीट हो गया और सर मैंने DSA में C++ में लीड कोड के 50 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। बट सर अभी टाइम भी थोड़ा है, बट समझ नहीं आ रही कि DSA करूँ या वेब में जाऊँ आगे। और DSA में सर जो खुद का लॉजिक है ना वो बहुत थोड़ा बन रहा है, मतलब कि यूट्यूब वगैरह से देख के क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन खुद से नहीं हो पाते। यार सर देखिए, प्लीज। सबसे पहली जो बात है वो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको। तो वो लीड कोड करके ही आती है, उसके बाद कोई दूसरी चीज आती है कि आपको स्किल सीखें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आप फ्रंट एंड कर भी रहेंगे तो आपको सिर्फ आइडिया हो रहा है कि ये चीजें हैं, लेकिन आपसे काम नहीं होगा क्योंकि आपको कोडिंग ही नहीं आती है अभी। तो पहले बाकी चीजें सारी छोड़ दें जो कर रहे हैं, सिर्फ लीड कोड के ऊपर फोकस करें। 200-300 सवाल कर लें, उसके बाद कोई और काम शुरू करना है।
क्योंकि जनरली मैं भी स्टूडेंट को सर पढ़ाता हूँ। अब हमारा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स होता है, लेकिन उसमें मैं फोकस इसके ऊपर ही करता हूँ। मेरे स्टूडेंट सबसे पहले ये काम करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो काम हो गया तो बाकी भी हो जाना है। सही है, तो सिर्फ फोकस फिलहाल आपने करना है लीड कोड के ऊपर अभी के सर लिए। जो आपका कोर्स उसके लिए भी अप्लाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे तो आप नहीं मिलेंगे एसएमटी में। बाकी सर लीड कोड के मुझे डीएसए के जो है वो कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। तो सर अब क्वेश्चन करने चाहिए या लीड कोड को है, और कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि पहले मैंने सर सी प्लस प्लस की हुई है और आगे मैंने वेब में जाना है, तो जावा एक्सक्लूड करनी चाहिए, सी अच्छा, प्लस प्लस करनी इसका चाहिए? इसका मैं, सर आप इजाजत दें मैं ये क्वेश्चन ले लूं? जी जी जरूर सर। अच्छा, पहले तो आपको ना अपना गोल क्लियर करने की जरूरत है। गोल आपका, आप ये बताएं, आपका गोल 1 करोड़ पर मंथ सैलरी लेना है या वेब में जाना है? सर सैलरी लेना है। तो फिर सैलरी पे नजर रखें, वेब पे नजर ना रखें। वेब का सैलरी से कोई लेना देना नहीं। ओके सर। सही है। दूसरी बात, अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो पहले वो करें। और लीड कोड अकेले कभी नहीं होता, इसीलिए पाकिस्तान पूरे से लीड कोड नहीं हो रहा। लीड कोड हमेशा ग्रुप में होता है, ग्रुप स्टडी में। तो इसलिए आप आई कोड गुरु की रोजाना अगर एक क्लास में आ जाते हैं किसी भी लीड कोड वाली में, वहां बैठ के करें तो आपका होता जाएगा, वरना नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मुझसे लीड कोड अकेले में नहीं होगा। आप कोशिश भी करते रहें, आप जब इंटरव्यू सेटिंग में जाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। और ओके दूसरा, जब सर आपका इंशाल्लाह। सेमेस्टर हो जाए तो फिर आप जो है आइल्स कर लें और अप्लाई करना शुरू करें। फिफ्थ तो सेमेस्टर के बाद सर? बिल्कुल जी, एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूएसए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आफ्टर 6th सेमेस्टर, अगर उसका सीजीपीए 3 से ऊपर है और उसे लीड कोड आता है। ओके सर, थैंक्स सर। जी नेक्स्ट चलते हैं। तो सर अहमद जजा, मैंने सही जवाब दिए जी जी बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने। समराइज करके? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो सब स्टूडेंट नजर अपने कैरियर फोकस ठीक रखें। कैरियर फोकस एआई, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैरियर फोकस होना चाहिए अच्छी जॉब, और वो अच्छी जॉब का रास्ता है थ्रू एमएस पीएचडी इन यूएस। और वो एमएस पीएचडी आपने किस में करना है? जिसमें प्रोफेसर आपको एडमिशन दे दे। तो चॉइसेस सारी ओपन रखें। जब आप खुद ही अपने प्रोफेसर को कहते हैं ना मुझे साइबर सिक्योरिटी का शौक है, तो प्रोफेसर ना इसे सच मान लेते हैं। हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट को तो आता ही कुछ नहीं होता, उसे सिर्फ 2-4 टर्मिनोलॉजी आ जाए वो समझता है मेरा ये वाला शौक। तो टेक्निकली हम बहुत वीक होते हैं, तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, ताकि हर प्रोफेसर हमें सिलेक्ट करे और हमें कंसीडर करे और हमसे बात करना चाहिए, इंटरव्यू करे। इन केस हमें किसी प्रोफेसर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है और वो कहता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, लेकिन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट इन केस 3 होती है और हमारा जीपी होता है 2.95, तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? इस सिनेरियो में यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर आपको रिजेक्ट कर देगा। प्रोफेसर की तरफ से बेशक एक्सेप्टेंस है आपको। अरे प्रोफेसर का दिमाग खराब है, आपको रखेगा यार। मुझे आप एक बात बताओ कि आपके पास 100 सीवी, आप पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए स्टूडेंट रखना चाह रहे हैं, आपके पास 200-300 पाकिस्तान से एप्लीकेशन आई हुई हैं, और एक सोमालिया का स्टूडेंट है 2.95 वाला, आप उसे रखोगे? नहीं रखोगे ना। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बंदे को जिसका सीजीपीए भी कम है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप रख लो, आपके कोलीग हंसेंगे आप पे, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि सोमालिया वाले को इंग्लिश भी आती है कि नहीं आती। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने कभी किसी सोमालिया वाले के साथ काम ही नहीं किया। तो यही सारे शूको शुबात हमारे बारे में भी होते हैं पूरी दुनिया के प्रोफेसर। ठीक है, लेकिन इस तरह की यूनिवर्सिटी कुछ की 2.75 की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास लाखों एप्लीकेशन आती हैं। देखें, जो यूएसए में स्कॉलरशिप के लिए पूरी दुनिया के स्टूडेंट इंक्लूडिंग अमेरिकन हाथ बांध के खड़े हैं, लाइन में लेना चाहते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ी अमाउंट का भाई, 10 से 15 करोड़ का स्कॉलरशिप होता है ये, 10 से 15 करोड़ रुपए का। एवरीबॉडी वांट्स इट। तो इसलिए अब ये प्राइमरी स्कूल टीचर की बिल्कुल जॉब नहीं है। पाकिस्तान में तो प्राइमरी स्कूल टीचर भी बनना पूरे जीपीए के साथ मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और सही है। दूसरा जो प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है, अगर हमने वो पीएचडी के लिए करनी है या मास्टर्स के लिए करनी है, हमने उसको मेंशन करना होता है स्पेसिफिकली कि हम पीएचडी में स्टूडेंट आपके साथ या मास्टर्स के लिए देखें प्रोफेसर, देखें अगर आपने ओलंपिक्स में कंपटीशन में जाना है ना, तो आपका पहला स्टेप क्या ओलंपिक्स के लिए तैयारी करना होगा या ओलंपिक्स के ट्रायल देना होगा? तैयारी करना। हाँ, तो पहले भाई तैयारी करें, लीड कोड करें, हैकाथॉन में जाएं। मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा जब मुझे लगेगा आप काबिल हो। ठीक है। सही है। तो आपको वो होना कि जिस तरह आसमान पे सूरज चमकता है ना कि तारे गायब हो जाते हैं, तारे नजर नहीं आते, तो आपको इस तरह चमकना जिस तरह आसमान पे सूरज चमक रहा है कि प्रोफेसर को बाकी कैंडिडेट नजर आना बंद हो जाए। So does it help you understand the situation? जी, थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, तरह आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा करंटली मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मेरा CGPA है 3.5, लेकिन मेरे एक कोर्स में ना डी ग्रेड है, तो क्या मुझे वो इम्प्रूव करना चाहिए? बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो, अगर अलाउड है तो। जी सर, चलें ठीक है सर। सही। जी सर, गुलाम फरीद, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस तरह प्रॉपर कोई भी नहीं गाइड कर रहा है जिस तरह आप कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मेरी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, स्पेशल इन टेलीकॉम, 2014 में पास आउट हुआ हूँ। ठीक है, और अभी तक मतलब जॉब तो कर रहा हूँ प्रोफेशनली, लेकिन इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो प्रॉपर गाइड करे कि किस तरफ को जाएं जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है। तो सेकंड बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए क्या रिकमेंड करेंगे इंजीनियरिंग के बाद? अभी दोबारा मैं फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई करता हूँ, तो स्कॉलरशिप के लिए कोई चांसेस हैं या नहीं है? हाँ, आपके लिए लाखों स्कॉलरशिप हैं भाई, अगर आप अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उसके लिए क्या मतलब बेस्ट वे क्या रहेगा मेरे लिए? जी अहमद सर, जैसे आप फिल करते हैं। जी ये दोबारा क्वेश्चन जो आपने पूछा ये दोबारा बोलिएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि मतलब अभी मैं 10 साल का गैप है, लेकिन वो सारा ओवरऑल प्रोफेशन में गुजरा है टेलीकॉम में मेरा। ठीक है, तो अभी मैं फर्दर स्टडी के लिए रिकमेंड करता हूँ अप्लाई। तो मेरी 2014 में मेरी CGPA 3.3 है। ठीक है, तो अभी फर्दर स्कॉलरशिप के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम UK के लिए कंफर्म किया था, वो कह रहे थे कि इतना गैप के साथ स्कॉलरशिप बहुत रेयर चांसेस देते हैं। सर स्कॉलरशिप आपको भाग के मिलनी है। रीज़न क्या है, CGPA आपकी ठीक है 3.3, और टेलीकॉम में आपका वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं काउंट होगा। तो आप चीज़ों को अब जो है ना अलाइन करें, मतलब कोडिंग सीख लें, AI सीख लें अपनी फील्ड के अंदर ही, और उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल सेट हो जाएगी आप IELTS से डुलिंगो कर लें, और उसके बाद आप अप्लाई करें, तो मेरा ख्याल है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करेगा कि मतलब कि आप देखिए ना, हम प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं, अब प्रोफेसर को हम अपनी एज थोड़ी बताते हैं। अब प्रोफेसर को अगर हमारा बैकग्राउंड अच्छा लगा तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता है, अगर इंटरव्यू में उसको अच्छा लगा वो कहता है कि आप अप्लाई करो, मैं आपको फंडिंग देता हूँ। दैट्स इट। तो जब आप मतलब हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे पास सर एक सर जुल्फ़कार हैं, तो वो ऑलरेडी उनका भी मेरा ख्याल है काफ़ी देर का उन्होंने वो PhD की हुई है, दोबारा फिर वो जाना चाह रहे हैं US में, तो उनकी भी काफ़ी एज है। तो आइडिया ये है कि हमारे ऑलरेडी भी स्टूडेंट जा चुके हैं आईको डूरू के ना, तो उनका भी काफ़ी गैप था बीच में, तो इस वजह से आप भी जा सकते हैं। बस ये है जी कि रेगुलर रहें। हमारे जो सबसे सीनियर स्टूडेंट गए हैं उनकी एज है 55, और हमारे 40 प्लस में काफी सारे लोग गए हैं जिनमें मदर्स भी हैं जिन्होंने जिंदगी में काम ही नहीं था कभी की, तो उन्हें भी स्कॉलरशिप मिल गया।
आपको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देखें, अगर आपको सामान उठाने के लिए एक मजदूर चाहिए और आप शक्ल से, आप उसकी फिजिक से देख सकते हैं कि ये सामान उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, तो आप उसके गैप को इम्पोर्टेंस देंगे कि उसने पिछले 6 महीने से सामान नहीं उठाया? आप नहीं देंगे, क्योंकि आप असेस कर सकते हैं। तो अगर प्रोफेसर को लगे कि आप काम कर सकते हैं, तो देन गैप डजंट मैटर। आपने कुछ भी ना किया हो 10 साल, फिर भी स्कॉलरशिप मिल जाए, आपने तो फिर काम किया। तो उसके लिए आप मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं वो सुन लें और उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। अगर आप हाईकोर्ट गुरु पे रेगुलर आते हैं 5-6 महीने, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती Okay, bundle of thanks. Thanks a lot. Thank you. है। वेलकम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, बिलाल आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी आप क्वेश्चन पूछ लें जिन्होंने पूछना है। Am I audible now? जी जी सर। बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, मैंने जो ना इंटरमीडिएट के बाद जो है ना डायरेक्ट सॉफ्टवेयर हाउस में जो है ना काम करना स्टार्ट किया और एज फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना अभी काम कर रहा हूँ सर। लीड कोड किया है पर जो है ना कम किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया। और जो है ना अभी डीएसए के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है और यूनिवर्सिटी में जो है ना अभी एडमिशन लेना है। तकरीबन 2 साल जो है ना मेरे ज़ाया हो चुकी है इंटर के बाद। तो सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल में अप्लाई किया था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो उसमें जो ना ईएसएल प्रोग्राम के तहत जो ना अप्लाई किया था, लेकिन वो मेरा जो ना वो फेल हो गया, वहाँ पे नहीं हुआ। अभी मेरे पास दोबारा चांस है, लेकिन वो 6 महीने बाद है। अब जो है ना या तो मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये ऑप्शन है मेरे पास, या जो है ना 6 माह वेट करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल के लिए। तो सर क्या करूँ, कोई एडवाइस दें आप। अच्छा, एडवाइस आपके लिए ये है, अगर आप मेरे भाई होते हैं तो मैं आपको ये एडवाइस मस्ट होके कहता है कि आप पहले नंबर पे जॉब छोड़ दें, छोड़ के आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, चाहे वर्चुअल में। उसके बाद वो चीज़ें करें जो मैटर करती हैं पहले। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। आप पहले वो चीज़ करें, वो आप 1 साल के अंदर कर लेंगे, उसके बाद आप दोबारा जॉब शुरू कर सकते हैं। और वो आप जिस तरह सर जफर ने पहले भी कहा है कि 5वें सेमेस्टर तक एक और स्टूडेंट को कहा है 5 सेमेस्टर तक वो जॉब कर लें, और उसके बाद छठे छठे में छोड़ दें। वो जो 5 to 6 मंथ हो गए उसमें आप आइल्स करें, उसके बाद आप अप्लाई करें और बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो पहले ये है कि हमेशा वो काम पहले करना चाहिए जो मैटर करता है ना। तो आप पहले लीड कोड कर लेंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी सारे डेवलपर से अच्छी होगी। अगर आपने वो लीड कोड नहीं किया हुआ तो फिर आपको वो डांट ही पड़ रही होगी उधर भी, क्योंकि आपसे काम तो हो नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। वो आपको यही कह रहे हो, फिर आपको ये लगेगा कि यार ये इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे, तो मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने का। तो आप वो जो 1 घंटे का काम है वो आप 8 घंटे में कर रहे हो, तो फिर अगले बंदे ने आपको बोलना ही है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से आप जो है ना पहले जॉब छोड़ें। तो हाँ, ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, हार्श होती हैं, तो ये करनी पड़ती हैं। जिस तरह मैंने आपको एक लाइन लिखी थी, तो वो ये सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है, सेक्रीफाइस के बगैर नहीं लाइफ के अंदर कोई चीज़। तो सेक्रीफाइस 1 साल के लिए कर लें। मेरा ख्याल है कि आप वर्चुअल के अंदर एडमिशन ले लें, आप ना ही बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो 1 साल करके फिर आपका जो दिल करता है अगले 1.5 साल में आप वो कर सकते हैं। लेकिन जीपीए जो है ना वो अच्छी रखनी है आपने। ठीक है। सर यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल का वेट नहीं करना चाहिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यार ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल मेरा ख्याल है एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है, आपकी डिग्री नहीं मानी जाएगी। कंफर्म कर लें खुद, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी एचईसी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया मानती है, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है बेहतर है, उसमें सीजीपी अच्छा है। सही, थैंक यू सर। ओके। जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट। जी सर, वासिफ आप अपना क्वेश्चन कर लें। आवाज आ रही है? जी सर, योर वॉइस इज क्लियर।
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि राइट नाउ मैं आइट्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो विद इन 2 to 3 वीक्स में आइट्स दे दूंगा। तो राइट नाउ मैं जो अप्रोच लेना चाह रहा हूँ कि अभी मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक जॉब छोड़ दूँ और आइट्स के बाद मैं 2 to 3 मंथ्स प्रोफेसर्स को रीच आउट करूँ स्कॉलरशिप के लिए और इंशाल्लाह स्कॉलरशिप ग्रैब कर लूँ। तो पहला ये क्वेश्चन है कि क्या ये सही वे है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने ट्राई किया है प्रोफेसर्स को सर्च आउट करने में, लाइक यूएस न्यूज़ और गूगल स्कॉलर और लिंक्डइन पे कुछ प्रोफेसर्स को देखा है। लेकिन सर अहमद, आपकी क्या अप्रोच थी, आप प्रोफेसर्स को किस तरह रीच आउट करते थे और ट्रिक्स क्या थी कि आप जल्द से जल्द प्रोफेसर्स को फाइंड आउट कर लेते थे? और तीसरा अ, क्वेश्चन ये है कि यहीं पे रुक जी जाते हैं, तीसरा बाद में लेते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपके सीवी में ऐसी क्या चीज है कि प्रोफेसर अमेरिकन स्टूडेंट को छोड़ के, यूरोपियन को छोड़ के, इंडियन, हंड्रेड ऑफ इंडियंस को छोड़ के एक पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा? आपके सीवी में जी ऐसी क्या चीज? जी सर, अगर सीजीपीए की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन 3.4 है। और उसके अलावा लीड कोड मैंने 200+ किए हुए हैं और आई कोर ग्रुप एज अ ट्रेनर मॉडरेटर मैंने 5 to 6 सेशंस पढ़ाए भी हैं और मॉडरेट भी किए हैं। और उसके अलावा 2 years का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है और हैकाथॉन्स 3 to 4 पे गया हूँ और मैट हैकर का गूगल कोडिंग कोड जैम इन सारों में गया हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अभी तो इसका मतलब आपका प्रोफाइल तैयार है बिल्कुल। तो जी हैकाथॉन्स में कुछ बस तो बाकी मेरा ख्याल आप रेडी हो। तो जी सर अहमद जज्जा, आप फिल। तो ये क्वेश्चन मेरा काफी हार्श होता है, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन मैं इसीलिए पूछता हूँ ताकि हम सही लाइन में सोच रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जिसका कोई प्रोफाइल नहीं, तो उसे प्रोफेसर को करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रोफेसर ने गलती से बात भी कर ली तो प्रोफेसर फौरन रिजेक्ट कर देता। जी मैं जज्जा। जी सर, मेरी ना वॉइस आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी तरफ, तो मैं थोड़ा समझा नहीं क्वेश्चन को। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है ये है कि राइट नाउ मैंने भी ट्राई किया है प्रोफेसर को सर्च आउट करने में, लाइक लास्ट वीक स्टार्ट किया है, लेकिन इतना इतना ज़्यादा नहीं किया। लेकिन जो वे मैंने फाइंड आउट किया है कि लाइक यूएस न्यूज़, गूगल स्कॉलर और लिंक्डइन पे प्रोफेसर्स को मैं फाइंड आउट कर रहा था। तो आपकी अच्छा क्या भाई, टिप्स और आपका सीजीपीए कितना है? आपका थ्री सीजीपीए पॉइंट कितना? फोर थ्री 3.43। अच्छा अच्छा, आप मुझे ना स्लैक पे भी पिंग कीजिएगा, ठीक है? चले सर ओके अहमद जज्जा, सर। आप सर मैं आईकोर जी मैं ग्रुप पे आई आपका ना थिंक क्वेश्चन समझ गया, 2 years से हूँ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आपकी हाँ तो सीजीपी मुझे स्लैक पे पिंग करें, लेकिन सर अहमद जज्जा भी आपको बताओ। अच्छा, ओके मैंने आपकी वो बात समझ गया हूँ। सीजीपी आपकी ठीक है और आप जॉब कर रहे हैं, तो मतलब आपको चीज़ों का आइडिया होगा, आप क्विकली चीज़ें जो है ना वो लाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने लीड कोड, अच्छा लीड कोड किया हुआ पहले आपने या नहीं, ये बताया मुझे। जी लीड कोड मेरा 200+ है। हाँ मैंने ठीक है, खुद मतलब एज आपको अ कोडिंग भी ट्रेनर आती है। एज अ जी एज अ ट्रेनर मैं खुद डीएसए के सेशंस आई कोड ग्रुप पे पढ़ाए हैं। तो अच्छा कोडिंग आती है और इंटरनेशनल कंपटीशंस में भी गया हूँ। ठीक है, फिर तो आपकी वो चीज़ें रेडी हैं। तो अभी आप क्या करें, आइल्स दे दिया या राइट आइल्स या जी, आइट्स की तैयारी कर रहा हूँ, आखिरी मॉड्यूल है राइटिंग का, तो उसके बाद विद इन 2 to 3 वीक्स आइट्स दे दूंगा। तो बस उसके फिर बाद आप आई आइल्स ही थिंक दें, सो लास्ट आप स्टेप है सिर्फ आइल्स ही दें। प्रोफेसर को रीच आउट करने आप का। आइल्स दे के पहले नंबर पे आप अपनी जो है ना एसओपी रेडी करें फौरन, एक वीक के अंदर अंदर एसओपी एलओआर उन सबको कलेक्ट कर लें। क्योंकि जब आप रीच आउट कर रहे होते हैं और आपके माइंड में ये रह रहा होता है कि मेरे एलओआर रेडी नहीं है, एसओपी रेडी नहीं है, तो आप इस काम को पहले हफ्ते में कर लें। मतलब एसओपी एलओआर सारे लिख के अच्छे तरीके से रेडी कर लें, फिर आप प्रोफेसर को रीच आउट करते रहें, जैसे ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया फौरन अप्लाई। ठीक है, और इस तरह बहुत से फी वेवर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो फी वेवर्स कैसे लेते हैं, तो उसके भी मतलब आप क्या कर सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज 40-50 यूनिवर्सिटीज देख लें जिनमें आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उन सब के ग्रेजुएट रेक्टर को ईमेल करेंगे, अब पाकिस्तान में $1 की कीमत 280 रुपये है,
ब्ला ब्ला, आप एक अच्छी सी कहानी लिखें, उनको ईमेल करें। अगर 50 को करते हैं, मेरा ख्याल है कि 4-5 में तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं तो आप उनमें डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा ईमेल भी करें, क्योंकि जब आप ईमेल करके करते हैं तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब लेट्स सपोज आपके पास 5 फी वेवर्स मौजूद हैं, आपने अप्लाई करना है। जब आपने अप्लाई करना है ना, तो आपने LOR सबमिट करने हैं। तो अब वो दूसरे बंदों ने सबमिट करने हैं, तो अब वो आपके लग रहे हैं। मेक श्योर कि जिनमें आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, वो आपके LOR वेस्ट ना हो। ये भी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 7-8 यूनिवर्सिटीज में मैंने किया था, तो ये चीज़ें होती हैं। समटाइम वो नेक्स्ट पर्सन जिनसे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है वो फ्री नहीं होता, वो बिजी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये भी आपने ख्याल रखनी है। तो आप इन सम आप आइल्स करें, उसके बाद अपने LORs, CV, SOP रेडी करके फिर ईमेल करना शुरू कर दें। जैसे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है बस अप्लाई कर दें और हो जाएगा आपका एडमिशन। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सीवी के रिलेटेड। लाइक आपने पहले एक क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे थे कि ईमेल को लाइक इतना इन जनरल भी नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर या पोजीशन आप थोड़ा बहुत चेंज करें। तो क्या सीवी को भी चेंज करना चाहिए या नहीं, या उसे एक प्रॉपर नहीं, हार्डवेयर CV सीवी आप का जो, जो टेम्पलेट है उसे ऐसे मतलब ही रखें? ऑनेस्ट रहें CV के अंदर ना। तो CV के अंदर आप ऑनेस्ट रहें, जो चीज़ें हैं वो लिखें। आप ना ज़्यादा एग्जैजरेट करें, ना झूठ बोलें। झूठ बोलेंगे तो वो आपको, अगर प्रोफेसर पूछता है आपको नहीं आता, उसको पता लग जाएगा ये फेक बंदा है, इसको नहीं लेना मैंने। सही है, तो ये चीज़ें। ओके, तो और चूंकि एक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि था। आप हाई कोर्ट गुरु के मॉडरेटर भी हैं, तो आप मुझे पिंग करें स्लैक पे, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे इन चीज़ों में। ओके ठीक है। ओके सर। जी, नेक्स्ट Alright. क्वेश्चन। जी सर, अब्दुल्ला आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अब्दुल्ला, आप क्वेश्चन पूछें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, जी क्वेश्चन पूछें। सर मेरा नाम अब्दुल्ला जुन्नूरैन है और मैं UT पेशावर से ग्रेजुएट हुआ हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और करंटली वर्किंग एज ए ट्रेनी इंजीनियर एट एटम कैंप एंड एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर भी हूँ एक चिपसॉल टेक्नोलॉजी में। तो सर मेरा तकरीबन 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और 3.21 CGPA है मेरा यूनिवर्सिटी में। तो MLDL कंप्यूटर विजन AI के रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज वगैरह मैंने किए ऑनलाइन, और अभी आइलेट्स नहीं किया। और गोल ये है कि मास्टर में USA में मास्टर में वो करूं, एडमिशन ले लूं AI में। तो सर इसका क्या सीन है, क्या करना है मुझे आगे, या प्रोफाइल कैसा है मेरा, कैसा इस पर अच्छा करूं? ये लास्ट से थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा, मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा है थोड़ा। सर मेरा गोल है कि USA में मास्टर में मास्टर एजुकेशन के लिए वो करूं, अप्लाई करूं AI में। ठीक है। अच्छा, ये लाजमी नहीं AI में जाना है आपने। आप अपनी प्रोफाइल को रेडी करें, ठीक है। जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं, CGP 3 से ऊपर हो, अगर ऊपर है तो ठीक है। और उसके बाद आप लीड कोड के 200-300 क्वेश्चन कर ले, ताकि आपको कोडिंग अच्छी आ जाए। उसके बाद कुछ हैकाथॉन में जाएं, अगर आप नहीं गए तो ये काम करें तो आपकी CV थोड़ी अच्छी हो जाएगी। लिंक्डइन के ऊपर रेगुलर लिखें। तो ये चीज़ें हैं, बस इसके ऊपर आप फोकस करें और उसके बाद आप अप्लाई कर दें, तो मेरा ख्याल है कि आपको मिल जानी चाहिए। तो अगर आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब आपने आप एफर्ट ही नहीं पुट कर रहे। सही है। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सारे जी माइंड में रख लें। आपका एडमिशन तब होता है जब आपको लग रहा होगा मेरा एडमिशन हो जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि मतलब मैं बैठा हूँ, मेरा एडमिशन हो जाए और मैं चला जाऊँ। ऐसा नहीं होता। आप इतनी स्ट्रगल करते हो, फिर आपको यकीन भी हो जाता है कि यार ये मैंने मेहनत की है, मुझे हो जाना है। जिस तरह मैं था, अब मुझे पहले बिलीव था कि जब मैं अप्लाई करूंगा ना तो मेरा एडमिशन हो जाना है, ये कन्फर्म है। आई जस्ट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस, और ये प्रोसेस लंबा है, टाइम लगता है इसके ऊपर 6 to 1 year, 6 month to 1 year। ठीक है, तो आप इससे गुजरें तो फिर आपका हो जाएगा। और ये छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी चीज़ है US में जाना। तो फिर आगे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, अगर आपने कोडिंग वगैरह की हुई है तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ जाती हैं। अच्छा सर और अब्दुल्ला, आप क्या? जी सर। अब्दुल्ला जो एक चीज आपको करने की जरूरत है ना, आपने
टीचिंग की है कभी? जी सर। आपने कभी पढ़ाया है? नो सर। अच्छा, आप 1 से 2 महीने कम से कम पढ़ाएं ताकि आपकी जो आवाज है ना वो सॉफ्ट हो जाए ठीक है सर, ठीक और है। आपका नर्व्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, वरना प्रोफेसर के साथ आपका इंटरव्यू क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज ये काम करें, आईकोड गुरु पे आप टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ाएं यहाँ पे आके 2 महीने कम से कम पढ़ाएं, रोजाना 1 घंटा, तो आपको फील होगा कि आप एक बेहतर प्रोफेशनल होंगे। ठीक है सर। और ठीक। दूसरा आप क्या रिकमेंड करोगे कि मैं जॉब छोड़ दूं या लगा रहूं? अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं एक दिन भी जॉब नहीं, क्योंकि जॉब से ऑब्वियसली आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका चांस बहुत कम होता है स्कॉलरशिप लेने का। और दूसरा जो चीज है, आप आइलेट्स अभी करें, आइलेट्स आई कोड ग्रुप पे हम फ्री करवा रहे हैं, तो आइलेट्स पे फोकस करें और आइलेट्स में अच्छा सा बैंड लें, और बेशक आइलेट्स पढ़ के पढ़ा दें आई कोड ग्रुप पे, कोई मसला नहीं है। तो अगर आपने अमेरिका जाना है तो आपकी सैलरी होनी है 1 करोड़ पर मंथ, तो आप अभी वाली जो 50,000 की सैलरी है वो क्यों ले रहे हैं? आप जल्दी से जल्दी अमेरिका जाएं और करोड़ रुपए वाली सैलरी के लिए एलिजिबल हो। सही है सर। तो सर और सही है, जी सर, अपॉर्चुनिटी सही है। जो आप लूज कर रहे हैं वो काफी बड़ी है। ठीक है सर, शुक्रिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, उमर आप क्वेश्चन कर लें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। चलो थैंक यू जी। बेसिकली मेरा भी यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन था जो लास्ट भाई ने किया। मेरा भी ग्रेजुएशन है और साथ में एमबीए भी है, लेकिन मैं एमएस को परसू करना चाह रहा हूँ यूएस वगैरह में। तो उसके लिए मैंने सॉरी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता ये एलओआरस वगैरह क्या है, अगर कोई इनको रिपीट कर दे थोड़ा सा, और मुझे थोड़ा सा बस इसी तरह गाइडेंस चाहिए। थैंक यू। जी सर, चैट में मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं जो टोटल 7 से 8 घंटे की। जी सर। चैट में उनके लिंक शेयर किए गए, उसमें हर चीज एक्सप्लेन की गई, ठीक तो हो उससे गया आपको पूरे का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और जो है उसके बाद अगर वो क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मिस। थैंक यू सर। जी वेलकम। तो जिन साथियों ने वो टॉक्स नहीं देखी, तो दिस सेशन इज नॉट योर रिप्लेसमेंट फॉर दोज टॉक्स। अगर आपने टॉक्स नहीं देखी तो आपको पूरे का पूरा रोड मैप समझ नहीं आएगा और आप कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। तो इसलिए ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि पहले टॉक्स देखें, उसके बाद बाकी काम करना शुरू करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, तैयब आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है, मुझे लास्ट 20 डेज पहले हाई कोर्ट गुड का पता चला है। उससे लास्ट मंथ मैंने एक इंटरव्यू दिया था, दुबई की कंपनी थी, तो मैं सेलेक्ट हो गया था। तो मुझे उन्होंने ऑफर किया नेक्स्ट मंथ आने की, तो मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हुआ हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उस जॉब को कंटिन्यू करूँ कि क्या करूँ मैं? ये डिपेंड, ये अगर आपने सारी उम्र गरीब रहना है तो जॉब ज्वाइन कर लें, अगर आपने कोई अच्छा कैरियर लेना है तो फिर ना। सर करंटली अभी जो मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग है, मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मन स्टैक में, बाकी मैंने लीड कोड वगैरह नहीं किया हुआ। ये सारी अगर आपने लीड कोड नहीं किया हुआ तो आप पॉइंट 0 पे खड़े हैं, आपको कुछ नहीं आता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं सही है। अंडरस्टैंड करता हूँ। तो अभी मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग भी पड़ी हुई है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि अभी मैं कंटिन्यू जॉब को करूँ कि आइलेट्स में कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ, तो थोड़ा सा 1-2 दिन से डिप्रेस भी था, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा, आप डबल माइंडेड किस बात पे हैं भाई, कि जॉब कंटिन्यू करें कि ना करें, ये डबल जी माइंडेड है? जी अच्छा, आप जी मुझे जी एक बात बताएं कि 2 बंदों ने ओलंपिक्स में जाना है, एक बंदा फुल टाइम कोच की निगरानी में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है और दूसरा बंदा ना शाम को क्या कहते हैं ना आलू छोले की रेडी भी लगाता है, तो उनमें से ओलंपिक्स में जीतने का चांस किसका ज्यादा है? जो कोच के पास है। तो भाई
आपको जो गूगल है पहले साल में 3 किलो सोने के बराबर सैलरी देता है। तो आप ये कहाँ पे यार दुबई की जॉब को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ? जी जी। सही है, देर इज नो कंपैरिजन। तो अगर आप पूरा जोर नहीं लगाएंगे तो यू डोंट डिजर्व इट। फिर वो बंदा डिजर्व करता है, इंडिया का वो बच्चा डिजर्व करता है जिसके पेरेंट्स ने जब वो 3 साल का था तो गूगल की तैयारी शुरू कर दी थी। यस सर। फिर वो ज्यादा डिजर्व करता है आपसे, है ना। अभी देखें, आपको आपको अभी बोलना भी नहीं आता इंटरनेशनल लेवल के लिहाज से, आपको लिखना भी जी नहीं जी। आता, आपको सोचना भी नहीं आता, आप टेक्निकली भी उधर नहीं है, और आप साथ ये कह रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम एफर्ट करूंगा, तो इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। इसे हम कहते हैं नॉन यस सीरियस स्टूडेंट। सही है। देखिए, ओके। अगर आप जी रेस जी। में घोड़ा दौड़ना हो तो क्या आप उस घोड़े पे पैसे लगाएंगे जो सिर्फ रेस के लिए तैयारी कर रहा था 2 साल से, या उस घोड़े पे पैसे लगाएंगे जो दिन में तांगे में भी जोता जाता है? नो। तो आप देख लें कि आपने रेस वाला घोड़ा बनना है या अपने आप को क्या कहते हैं सारी उम्र इसी तरह ड्रैग करना। यस सर। थैंक यू। तो हमें वो बंदा चाहिए जो अपने साथ घर वालों को भी स्कॉलरशिप के लिए अलाइन कर ले, कि पूरी की पूरी फैमिली जोर लगा रही हो, आपके हिस्से का काम भी आपके बहन भाई कर रहे हो, ताकि आप सक्सेसफुल हो जाएं। हमें वो सीरियसनेस चाहिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलें जी। जी सर, मोहम्मद सकलैन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर ये पूछना। अच्छा सर, ये ना तकरीबन 3 दिन के बाद हमारा वो हमने सबमिट करवाना है अपना प्रपोजल FYP का। तो मैं रिसर्च भी कर रहा था सर, रिजवान से भी मैंने पूछा था, मगर थोड़ा सा ना वो अगर आप बता दें किस तरह के का हम FYP लें और कितनी एफर्ट हमें करनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। जबरदस्त सवाल है ये। वो इसका आंसर देना चाहेगा, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। जी सर, मैं बोले। अ, ये जो भाई का सवाल है इसका आंसर ये है कि आप FYP के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इससे बेहतर है आप हैकाथॉन्स में जाएं, और हैकाथॉन का कोई भी प्रोजेक्ट एज FYP तो आप सबमिट करा सकते हैं। तो इससे आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है और आपका FYP भी होता है। जी, तो पहली बात हमें ये सोचने की है कि क्या फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए या अमेरिका में करोड़ों रुपए की जॉब के लिए FYP की कोई इंपॉर्टेंस है? तो बताएं सकलैन साहब, इसके लिए कोई FYP की इंपॉर्टेंस है? सर FYP से ज्यादा वो लेट कोड वगैरह कोई करेंगे ऑफ कोर्स, बाकी एक्सपीरियंस को देखिए। इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप कि आप पिछले 4 साल से हर महीने एक हैकाथॉन में जाते थे, और आप उनमें से किसी भी हैकाथॉन के प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करके हफ्ते 2 हफ्ते में FYP सबमिट करवा सकते हैं, और बाकी टाइम लीड कोड पे लगा सकते ठीक हो गया सर। और सर इसके अलावा फ्री टाइम काफी ज्यादा होता है हमारे पास एज स्टूडेंट, क्योंकि हम और कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। तो पारी वक्त में हम क्या करें? हमने स्टडी को दे दिया, कुछ ना कुछ हमने लीड कोड कर लिया, उसके बाद अलावा हैं। काफी पारी टाइम होता है। आई कोड गुरु में पढ़ाएं, आपने पढ़ाया नहीं। अंडर प्रेशर आपको सोचना आ जाएगा, प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा अगर आपने अंडर प्रेशर पढ़ाया नहीं हुआ तो। इसके अलावा हर महीने एक हैकाथॉन में जाएं। तो क्या कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बस कोई टाइम बचेगा। ठीक हो गया। सही है, वंडरफुल क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी साथी का। सर इम्तियाज, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सर दानिश, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना अभी 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो मैंने जो लीड कोड है वो भी मैंने तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व कर ली हैं।
और iCode गुरु पर पढ़ा भी रहा हूँ और लिंक्डइन प्रोफाइल भी गुड है। तो वेब डेवलपमेंट भी सीखी है, हैकाथॉन 6-7 हैकाथॉन भी ज्वाइन किए हैं। तो आप कहते हैं कि अभी छठे सेमेस्टर के बाद आप जो मतलब के आइट्स वगैरह करें, तो अभी मुझे 2 साल तक क्या करना चाहिए? हैकाथॉन में जाएं, इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएं, हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में, और साथ सीजीपी अपना अच्छा रखें। सही है, लीड कोड पढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप जितना पढ़ाएंगे ना आप उतना अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकेंगे, तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। जो अहमद जज्जा को एकदम सक्सेस मिल गई है वो इसलिए मिली है कि इसने पढ़ाया इतना ज्यादा है कि इसे टेंशन ही नहीं होती, ये सोच सकता है अंडर प्रेशर। तो आप में से जिन लोगों ने टीचिंग नहीं की हुई, टीचिंग इज अ मस्ट टू डू। इसके बगैर बहुत कम चांस है कि आप इंटरव्यू प्रोफेसर क्लियर कर पाए। आपकी टांगे कांप रही होगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा, गला बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा होता है इंटरव्यू। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी सर सत्तान, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद, क्वेश्चन मेरा आपसे है। आपने बताया कि वैसे आपने स्प्रिंग में अप्लाई किया, जो कि जनरली लोग नहीं करते, और फिर आपने 14 यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की और 7 to 8 यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया, और उनमें से 2 का आपने नाम बताया। वैसे मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि यूएस रैंकिंग या कोई भी रैंकिंग हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग पीएचडी कैंडिडेट तो खास मैटर नहीं करती। लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगा कि आपका क्राइटेरिया क्या था वो फिल्टर करने का, क्योंकि जो 2 यूनिवर्सिटीज का आपने नाम बताया, एक मोंटाना और एक एरिजोना स्टेट, तो एरिजोना स्टेट बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटी है और मोंटाना स्टेट तकरीबन रैंकिंग्स में नहीं आती। तो क्या क्राइटेरिया था, आप क्या चीज़ देख रहे थे, एक्सेप्टेंस रेट, या मुझे वो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने ऐसे किया था, मैंने सोचा था कि मैं पहले प्लान कर रहा था कि 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगा। तो मेरा ये प्लान था कि 3 लो रैंक में करूंगा, 7 जो है वो टॉप रैंक में करूंगा, क्योंकि मुझे था कि ये चीज़ें काफ़ी हैं। तो आई होप कि अच्छे, ये एक्चुअली में मेरे एक फ्रेंड भी है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी कोलंबिया में, तो वो मुझे ऑलवेज इनकरेज करते थे कि मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो। तो फिर अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मेरा आया नहीं रिजल्ट, अभी 2 में ही आया था, तो मंटाना में हो गया। तो जिस तरह यूएस में जाना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी कर लिया था कि इस प्रोसेस से गुजरे। और मज़े की बात ये है कि मेरा जो रिसर्च अगर टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट में होता तो वो एपी में जाने के चांसेस थे, तो एल्गोरिथम में नहीं था। तो ये इस बात में भी लकी था शायद। तो वो कहते हैं ना कि चीज़ें आपके साथ अल्लाह पाक की तरफ से हो जाती हैं, तो वो मेरे साथ ऐसे हो गई। तो वो ऑन द स्पॉट वो चीज़ें जो मेरे साथ हो गई, और बड़ी क्विकली हुआ है। अब लास्ट 2 मंथ के अंदर अंदर मैंने सारा काम किया है। मतलब मैंने बड़ी ईद के बाद एलओ रेडी की है, एसओपी रेडी की है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है, अप्लाई किया है, एडमिशन हुआ है, वीज़ा भी लग गया है। ठीक है। तो बड़ी क्विकली चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था, मेरे माइंड में था कि मैंने स्प्रिंग में ही करना है। अगर नहीं होता तो फिर फाल में जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो जिस तरह आप मतलब कह रहे हैं, तो आपने तो जीआरई भी किया हुआ है, आपकी वो सीवी भी मतलब मैंने आपकी देखी है चीज़ें, आपकी जीपी भी अच्छा, आपने लीड कोड भी अच्छा किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ, प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हैं उनमें अप्लाई करें। लेकिन आप कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, क्योंकि आपका जीआरई भी है, लीड कोड भी अच्छा है आपका, और जीपीए भी अच्छी है, आप मुझसे अच्छे हैं एटलीस्ट इन चीज़ों के अंदर ना। तो आप करें तो मेरा ख्याल है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा अप्लाई, एडमिशन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, जफर शायद आप भी क्या इसका जवाब देंगे कि हमें क्या क्या चीज़ कंसीडर करनी चाहिए, अगर जिस तरह से सर अहमद ने प्रोफेसर वाले बात को फॉलो क्योंकि टाइम की वजह से नहीं कर पाए, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। तो हम जब अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे, तो वो किस फैक्टर की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करे यूनिवर्सिटीज को? वो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं उन यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करूंगा। पहली तो बात है, मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं देखता, क्योंकि गूगल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को नहीं देखता। दूसरा, किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में बीइंग अ टॉप कैंडिडेट इज ऑलवेज बेटर देन अ मीडियोकर कैंडिडेट इन अ टीयर 1 यूनिवर्सिटी।
तो जिस तरह अगर आप अभी अमेरिका में स्टडी भी एक हुई है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज का लिस्टिंग करें ना, तो पहले लोग जाते हैं MIT में, उसके बाद लेट्स सपोज हार्वर्ड में जाते हैं, उसके बाद स्टैनफोर्ड में जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो बॉटम 50% ऑफ MIT था वो था जो हार्वर्ड में नहीं जा सका। लेकिन हार्वर्ड के जो टॉप 50% है ना, उन्होंने MIT के बॉटम 50% से कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये बात समझ में आ रही है? जिस तरह NED में एक मेडियोकर कैंडिडेट से बहुत बेहतर है कि आप UAF में टॉपर हूं, आपको कैरियर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अप्लाई करूंगा यूनिवर्सिटीज में, जो भी मेरा क्राइटेरिया है, जिस तरह आपका भी कोई क्राइटेरिया होगा, अप्लाई करें। जब आपको 2-3 यूनिवर्सिटी में ऑफर हो जाएगी, फिर आप डिसाइड करें आपने जाना किसमें। तो अभी ना डिसाइड करें, अभी ठीक है, अपना क्राइटेरिया बनाएं, उसकी बेस पे अप्लाई कर लें। देयर इज नो जनरल रूल ऑफ थंब। हर बंदे के लिए ये चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, हर बंदे की प्रेफरेंस डिफरेंस हो सकती है। ये डिफरेंस हो सकता है कि आपने अप्लाई किस टाइम पे किया, उस टाइम किस प्रोफेसर के पास उस वक्त फंडिंग थी। तो लेकिन माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू लैंड इन द US and get CGPA 4 from any university in the US. And then मुझे पता होगा मैं गूगल के लिए इंटरव्यू रेडी हूँ, और फिर मैं गूगल ज्वाइन करूँ। तो गूगल डजंट केयर अबाउट यू। थैंक यू तो वेरी मच सर। गूगल, एप्पल, Amazon, कोई कंपनी, यानी कि जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं CV देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता बंदा किस यूनिवर्सिटी। तो पहले मैं देखा करता था CV लेकर, पिछले 2 साल से मैं CV ओपन ही नहीं करता। मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरा कैलेंडर बीप करता है कि भाई तुम्हारा 15 मिनट बाद इंटरव्यू है, तो मैं जाके इंटरव्यू ले लेता। तो आई डू नॉट ओपन द CV। तो रिक्रूटर ने जब CV शॉर्टलिस्ट किया होता है, या जो फोन स्क्रीन होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें वो लोग CV वगैरह। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, फरीद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओके, थैंक यू। अच्छा मेरा क्वेश्चन जो है सर जफर से, सर लाइक हम एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं PhD को, लाइक PhD को हम क्यों लाइक बाउंड हो रहे हैं कि मतलब हम PhD को ही जाए, लाइक व्हाई इज दैट सर? आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देखी हैं? जी जी सर, बिल्कुल। तो ये बात उन्होंने इसमें बताई हुई है। मैं दोबारा नहीं यहाँ बता लाइक, देखें, यस हमारा टारगेट है कि हमने गूगल को पाकिस्तान में लेके आना। गूगल में टॉप 10 कंपनीज में से कोई भी एक कंपनी, गूगल हो जाए, Amazon हो जाए, एप्पल हो जाए, कोई भी, राइट, बिगर पिक्चर में। उसको लाने का क्या तरीका है कि गूगल में इतने लोग भेज दो कि गूगल का HR कहे कि भाई पाकिस्तान में ऑफिस खोल देते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। सिंपल सा तरीका, ऐसा ही है। तो गूगल में कैसे यस जाया जा सकता है? अमेरिका जाके। और अमेरिका कैसे जाती है दुनिया? जो 90% ऑफ लोग गूगल में जाते हैं वो अमेरिका स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए आते हैं, MS के या PhD के। तो इसलिए हम PhD कर रहे हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं। नहीं सर, लाइक हमें अगर MS का ऑप्शन भी हो मास्टर्स का, तो फिर लाइक मास्टर्स का ऑप्शन भी ले सकते हैं, राइट? मास्टर का ऑप्शन आपको लाजमी देना चाहिए। हमारे जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर के स्कॉलरशिप पे जाते हैं। यस, बिल्कुल। इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जी सर, मास्टर्स के ना जो स्कॉलरशिप्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं। अब देखिए, स्कॉलरशिप आपको क्यों कोई प्रोफेसर देगा? आपको फंडिंग चाहिए ना, क्यों वो फंडिंग देगा? क्योंकि प्रोफेसर के पास होते हैं प्रोजेक्ट्स, उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं कंप्लीट। उनको मुख्तलिफ डिफेंस से या इनके गवर्नमेंट के मुख्तलिफ एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से मिल रहे होते हैं। अब उन्होंने प्रोजेक्ट्स के लगे स्टूडेंट्स हायर करते हैं, वो काम वो तो गाइड करते हैं, काम तो स्टूडेंट्स ने करना है ना। उसके लिए उनको PhD स्टूडेंट्स ज्यादा चाहिए। इसलिए मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि आप PhD के लिए ज्यादा अप्लाई करें। यहाँ अगर आपने मतलब PhD का पे अगर आप आते हैं तो PhD करना जरूरी नहीं है। आप मास्टर्स करें, मास्टर्स के बाद आप कह सकते हैं कि नहीं, आई डिड नॉट लाइक द एरिया, या मुझे रिसर्च पसंद नहीं है, या मैं मतलब आप कुछ भी ना कह के भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर दैट यू टेल के नहीं, मतलब मैं आई रियलाइज के रिसर्च इज नॉट माई, देन यू लीव इट। लेकिन अगर आप सिर्फ मास्टर्स का करते हैं ना, आप आपकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लिमिटेड होगी।
तो आपको बोथ मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ अगर देखें कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, मास्टर्स करें, उसके बाद खुद डिसाइड करें। तो मतलब जरूरी नहीं है अगर आप पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए आते हैं तो आपने पीएचडी जरूर करनी है, लेकिन इससे आपके ना फंडिंग के चांसेस बढ़ जाते गॉड सर, बिल्कुल। और थैंक यू जिन सर, जिन थैंक लोगों ने हमारी टॉक्स देखी हुई हैं पहले, उन्हें पता होगा कि अमेरिका में पीएचडी और मास्टर एक ही चीज के दो नाम है। तो जो बंदा ये क्वेश्चन करता है तो नॉर्मली इसका ये मतलब है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि अमेरिका में पीएचडी और मास्टर दोनों इंटरचेंजेबल हैं। आप पीएचडी करने आए तो पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है उसे ही हम मास्टर कहते हैं। तो आप 2 साल का कोर्स वर्क करने के बाद छोड़ के मास्टर की डिग्री लेके इंडस्ट्री में आ सकते हैं या पीएचडी पूरी करें। तो इसी तरह जो लोग मास्टर में आते हैं वो बाद में पीएचडी के रिसर्च भी स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिका में जो लोग पीएचडी स्टार्ट करते हैं उनमें से सिर्फ 60% कंप्लीट करते हैं, बाकी 40% छोड़ देते हैं, मास्टर की डिग्री लेके यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री में आ जाते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, तो लीड आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरी वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रही? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने कहा कि सर हमें हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें, सर हमें हैकाथॉन्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जो है वो आनी चाहिए या फिर हमें सीखनी चाहिए स्किल्स कौन कौन सी सर? अच्छा, इसके लिए ये है कि हैकाथॉन पे हमारे वेबिनार हैं, वो देख लें वेबिनार। स्लैक पे पूछें तो आपको मॉडरेटर उसका लिंक दे देंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको स्किल्स आती हैं फिर तो आपको गूगल ज्वाइन करनी चाहिए। हैकाथॉन में हम बगैर स्किल के जाते हैं। हैकाथॉन में हम जो कुछ भी हमें आता है हम उसकी बेस पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि महीने में एक ही हैकाथॉन में जाएं, हर महीने एक हैकाथॉन में जाएं। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप भाई हैकाथॉन में कभी भी नहीं जा पाएंगे, टाइम ही नहीं होता किसी के पास प्रिपेयर करने का। तो इसलिए हैकाथॉन में बगैर प्रिपरेशन के जाना होता है। तो जब आप जूनियर होते हैं तो फिर आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह बना देते हैं टीम को। फिर जो जो आप सीनियर होते जाते हैं तो आप बेहतर काम करते हैं। फिर जब आप 8-10 हैकाथॉन में चले जाते हैं तो फिर आप हैकाथॉन में एज अ टीम लीड जाना शुरू कर देते हैं। जब आप उससे भी थोड़ा सीनियर कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर आप एज अ मेंटर जाना शुरू कर देते हैं। फिर आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम करते हैं। फिर आप एज अ जज जाना शुरू हो जाते हैं। फिर आप एज अ स्पीकर जाते हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन। तो हैकाथॉन के लिए इट सेल्फ कोई चीज नहीं तैयार करनी चाहिए। ओके सर। हैकाथॉन के अंदर जाएं, जो आता है ठीक है, अगर कोई नई स्किल है तो उसी टाइम सीखें और उसी टाइम उसको करें। तो दिस इज द की टू सक्सेस। हैकाथॉन में फेल होने का क्या तरीका है कि पहले मैं एक टूल सीखूंगा फिर हैकाथॉन में जाऊंगा। तो वो पूरे पाकिस्तान के लोग इसीलिए हैकाथॉन में नहीं जाते क्योंकि उनके पास टूल सीखने का टाइम नहीं होता। तो क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस इन दिस केस, ये बात याद रखें। राइट सर। डू नॉट गो टू कि मैं हैकाथॉन में अच्छा परफॉर्म करूंगा। भाई आप जाएं, आप कहें मैं मुझे जितना आता है मैं उसके लिए आता है हैकाथॉन में परफॉर्म करूंगा। ओके सर। जी, अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई और क्यूरी वगैरह पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। जी, एनी कमेंट, एनी फीडबैक? तो आप में से जो लोग सीरियस हैं और 100% ट्राई देना चाहते हैं इंटरनेशनल रिवार्डिंग कैरियर को, जिसमें करोड़ों रुपए पर मंथ की सैलरी होती है, तो हम 200% सीरियस हैं आपको सक्सेसफुल करने के लिए। ये हाईकोर्ट गुरु का आपसे वादा है। सर मैं क्वेश्चन कर लूँ? जी सर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम अपने तौर पर आई कोड गुरु की जितनी हो सके मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में अगर हम इसके लिए कोशिश करें, अवेयरनेस फैलाएं, लिंक्डइन पे होगा, जहाँ तक भी हो सके, तो क्या हमें ये करनी चाहिए? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है कि आप मुल्क के लिए सबसे बेहतर चीज क्या कर सकते हैं या अपने लिए।
या अपनी फैमिली के लिए, तो सबसे बेहतर चीज जो कर सकते हैं ना वो ये है कि पहले खुद सक्सेसफुल हो। तो अब आई कोड गुरु की मार्केटिंग पे बिल्कुल टाइम जाया ना करें। आई कोड गुरु की सबसे बेस्ट मार्केटिंग ये है कि आप सक्सेसफुल हों और फिर आप बताएं कि मुझे आई कोड गुरु ने हेल्प किया था। इसके अलावा कोई मार्केटिंग ना करें, कोई फायदा नहीं होता ऐसी मार्केटिंग। आपने खुद सक्सेसफुल होना है। जिस दिन आप गूगल में पहुंच गए वो सबसे बेस्ट मार्केटिंग होगी, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ठीक है भाई। यस सर, थैंक यू। हाँ, तो इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, हर महीने दुनिया को बताएं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो सबसे बेहतर मार्केटिंग होगी पाकिस्तान की। ओके सर। जी नेक्स्ट। तो देखिए, मार्केटिंग उतनी इफेक्टिव होती है जितना मार्केट करने वाले बंदे का प्रोफाइल होता है। अगर आप खुद सक्सेसफुल हैं, दुनिया आपकी बात गौर से सुनेगी, बल्कि दुनिया आपसे टाइम लेके गाइडेंस लेगी। और अगर आप खुद कुछ नहीं है तो फिर दुनिया आप पे हंसेगी। तो जब आप खुद गूगल में आ जाएंगे तो फिर दुनिया आपसे टाइम लेके बातें सुनेगी आपकी, और अपना क्या कहते हैं कैरियर प्रोफाइल भी उस लिहाज से बिल्ड करेगी। अगर आप खुद कुछ नहीं है तो देन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, नोबडी टेक्स इट सीरियस। वो कहेंगे पहले खुद तो कुछ बन जाओ। आप किसी को कहेंगे भाई तुम आई कोड गुरु अमेरिका भेजता, वो कहेगा भाई पहले खुद तो अमेरिका चले जाओ। तो ये हमारे एक मॉडरेटर है, उन्होंने अपने प्रोफेसर को बताया था कि आई कोड गुरु अमेरिका भेजता है, तो हमें उनके साथ काम करना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने ये जवाब दिया था कि अच्छा पहले खुद अमेरिका जाओ, जिस दिन चले जाए ना तो फिर हमें भी बता देना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अमेरिका लेके जाओ। सही है, तो वो वैसे हमारे मॉडरेटर भी अमेरिका जा चुके हैं। तो इसलिए इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू मार्केटिंग विदाउट बीइंग सक्सेसफुल। जी, किसी और साथी का कोई लास्ट कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक मॉडरेटर्स के लिए, कोई चीज हम बेहतर कर सकें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है, आप एजुकेशन जो टीचिंग करवाते हैं अपने कोडिंग सेशन में, इसका चेक एंड बैलेंस किस तरह रखते हैं? मतलब जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिटी जो एजुकेशन की होती है ये वो किस तरह बहुत आपको? जबरदस्त सवाल है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ह्यूमन के लिए है ना, वो है चलना और बोलना, जो आपने बचपन में सीखा था, ऐसा ही है? जी सर। तो जब आप चलना सीख रहे थे तो कैसे चेक एंड बैलेंस रखा गया था कि आपको चलने के लिए गाइडेंस ठीक दी जा रही? क्या कोई हार्वर्ड से बंदा आया हुआ था जो देख रहा था कि बच्चा स्टेप ठीक लेता कि नहीं लेता?